So yes, talking about income from house property, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इनकम टैक्स के अंदर। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का चार्जिंग सेक्शन है, सेक्शन नंबर 22। सो हमारे इस लेक्चर के अंदर जो है वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो है वो क्या रहने वाले हैं कि हम जो है वो ये निकालना सीखेंगे कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो है वो कैसे निकाली जाती है, स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो कैसे निकाला जाता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन का मीनिंग क्या होता है, म्यूनिसिपल टैक्सेस का मीनिंग क्या होता है, एंड मैनी मोर। सो आर यू गाइज एक्साइटेड अबाउट लर्निंग ऑल दिस? सो वट आर वी वेटिंग फॉर? लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का टॉपिक। आज हम क्या सीखने वाले हैं? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सबसे पहले सवाल आ जाता है कि इसका चार्जिंग सेक्शन कौन सा है। तो इसका चार्जिंग सेक्शन है सेक्शन नंबर 22। इसका चार्जिंग सेक्शन कौन सा है? सेक्शन नंबर 22। अब क्वेश्चन ये आता है कि चार्जिंग सेक्शन क्या बोलता है। चार्जिंग सेक्शन ये बोलता है कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जो है वो इनकम कब आती है। अब यहाँ पर हमारे को जो है वो दो कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। अगर मान लो रेंटल इनकम को जो है वो रेंटल इनकम जो है वो टैक्सेबल होगी अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर जो है टैक्सेबल हो, उसके लिए दो कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब वो कौन सी दो कंडीशन है वो सीखते हैं। सबसे पहली कंडीशन क्या है कि वहाँ पर देयर शुड बी अ हाउस प्रॉपर्टी, कोई हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या है? असेसी जो है वो उसका ओनर होना चाहिए। तो हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए एंड असेसी जो है वो उसका ओनर होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो जाएंगी तो जो रेंटल इनकम की जो एनुअल वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? वो टैक्सेबल हो जाएगी अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब सवाल उठता है कि हाउस प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या होता है। यहाँ पर हाउस प्रॉपर्टी बोला हुआ है तो हाउस प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या है? हाउस प्रॉपर्टी का मीनिंग है बिल्डिंग या फिर लैंड अपर्टेनेंट देयर टू। लैंड, बिल्डिंग और लैंड अपर्टेनेंट देयर टू। अब सवाल उठता है कि जो लैंड अपर्टेनेंट देयर टू का मतलब क्या होता है। तो जो बिल्डिंग के साथ में जो जो साथ ही में मतलब जो है वो जो भी लैंड वगैरह अटैच होती है, तो मैं आपको बता दूं वो भी जो है वो हाउस प्रॉपर्टी का ही जो है वो भी उसी बिल्डिंग का ही पार्ट जो है वो माना जाता है। एंड उस लैंड अपर टेनेंट देयर टू को भी जो है हम क्या करेंगे? उसे भी जो है वो हाउस प्रॉपर्टी के अंदर कंसीडर कर लेंगे। तो मैंने क्या बोला वो समझते हैं। सबसे पहले जो है वो हाउस प्रॉपर्टी जो भी यहाँ पर बोला हुआ है ना हाउस प्रॉपर्टी, तो हाउस प्रॉपर्टी का मतलब बिल्डिंग या फिर लैंड अपर टेनेंट देयर टू। और लैंड अपर टेनेंट का मतलब क्या है कि जो भी बिल्डिंग के आसपास की जो लैंड वगैरह होती है वो भी बिल्डिंग का ही पार्ट मानी जाती है एंड वो भी जो है वो हाउस प्रॉपर्टी के अंदर कंसिडर करी जाएगी। एक बात समझ के चलना, इवन दो वो हाउस प्रॉपर्टी जो है वो कमर्शियल है या रेजिडेंशियल है उस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। स्टिल जो इनकम है वो टैक्सेबल कौन से हेड में हो जाएगी? हाउस प्रॉपर्टी के अंदर जो है वो टैक्सेबल हो जाएगी। जैसे क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, अगर मान लो कोई कमर्शियल कॉम्प्लेक्स का रेंट मिलता है, तो जो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स का जो रेंट वगैरह मिल रहा है वो उसकी इनकम जो है वो कहाँ पर टैक्सेबल होगी? तो स्टिल उसकी इनकम जो है वो कौन से हेड के अंदर टैक्सेबल होगी? अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। बट दूसरी कंडीशन भी जो है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या थी कि असेसी जो है वो उसका ओनर होना चाहिए। तो दो कंडीशन क्या है कि हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए एंड सेकंड क्या थी? असेसी जो है वो उस हाउस प्रॉपर्टी का ओनर होना चाहिए। तो जब जाकर ये दोनों कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होंगी तब जो है वो इनकम जो है वो कौन से हेड के अंदर टैक्सेबल हो जाएगी? तो इनकम जो है वो टैक्सेबल हो जाएगी अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी के अंदर जो है वो टैक्सेबल हो जाएगी। अब सवाल उठता है कितने टाइप की हाउस प्रॉपर्टी होती है। तो मैं बता दूं कि जो है वो दो टाइप की हाउस प्रॉपर्टी होती है। एक तो होती है लेट आउट प्रॉपर्टी। मान लो आपने जो है किसी को भाड़े पे जो है वो प्रॉपर्टी दे दी, तो वो क्या है? लेट आउट प्रॉपर्टी। सो मैं आपको बता दूं लेट आउट प्रॉपर्टी है तो लेट आउट प्रॉपर्टी जो है वो हमेशा टैक्सेबल होनी चाहिए। जो लेट आउट प्रॉपर्टी है वो हमेशा टैक्सेबल होती है। सिंपल सा रूल है, अगर कोई लेट आउट प्रॉपर्टी से कोई रेंट मिल रहा है तो वो हमेशा टैक्सेबल होता है। दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी होती है? सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी होती है। अब क्वेश्चन जो है वो आ जाता है कि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का मतलब होता है हम अपनी हाउस प्रॉपर्टी जो है वो, अगर हम अपनी प्रॉपर्टी खुद ही यूज़ कर रहे हैं तो उसे क्या बोलते हैं? सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी बोलते हैं। जैसे मान के चलो मेरा घर है, उसके अंदर मैं खुद ही रहता हूँ एंड उसमें मैंने जो है वो स्टूडियो वगैरह भी बना रखा है, दैट इज़ कॉल्ड एज एन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। तो मतलब क्या है कि मैं सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी को जो है वो खुद ही यूज़ कर रहा हूँ। एंड अगर मान के चलो अगर आप सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी को जो है वो यूज़ कर रहे हो बिजनेस और प्रोफेशन के लिए, तो उसे बिल्कुल आप जो है वो इग्नोर कर दो। क्यों इग्नोर कर दो? बिकॉज दैट प्रॉपर्टी इज़ ऑलरेडी अर्निंग द इनकम
जो वो पीजीबीपी के अंदर जो है वो इनकम जो है वो ऑलरेडी कमा रही है। जैसे अगर मान लो कोई पर्सन है, ठीक है, मान लो वो जो है वो वहाँ पर जो है वो खुद सेल्फ ऑक्यूपाई भी करा हुआ है और वहाँ पर वो स्टूडियो की रिकॉर्डिंग्स वगैरह भी कर रहा है, ठीक है। अगर मैं वहाँ पर जो है मेरे स्टूडियो वगैरह, अगर उस पर्सन ने जो है वहाँ पर वो स्टूडियो वगैरह बनाया हुआ है और वहाँ से वो अपनी बिज़नेस प्रोफेशन की इनकम जो है वो कमा रहा है, तो वो ऑलरेडी जो है वो वहाँ से हमारी बिज़नेस प्रोफेशन वगैरह की इनकम आ रही है, तो वो हमारे को जो है वो यहाँ पर क्या करनी है, इग्नोर करनी है। बट अब सवाल आता है, अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी जो है वो रेजिडेंस पर्पज़ के लिए है तो क्या होगा। अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी जो है वो रेजिडेंस पर्पज़ के लिए हम यूज़ कर रहे हैं तो क्या होगा। तो आपको एक बात ध्यान में रखनी है, अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी रेजिडेंस पर्पज़ के लिए यूज़ करी जा रही है एंड तो यहाँ पर जो है वो क्या जो है स्पेशल एग्जेम्पशन जो है वो दी हुई है कि अगर दो हाउस प्रॉपर्टी पर जो है वो एग्जेम्पशन है, उसके ऊपर दो हाउस प्रॉपर्टी है तो उसके ऊपर जो है वो सारी की सारी जो है वो एग्जेम्प्ट रहेगी, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। दो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, इट मीन्स अगर आपके पास में वन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है या फिर जो है वो टू सेल्फ ऑक्यूपाइड जो है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो कोई भी टैक्स नहीं लगने वाला है, वो क्या होगी, वो एग्जेम्प्ट होगी। बट अब सवाल उठता है कि अगर आपके पास में दो से ज़्यादा एसओपी है रेजिडेंस पर्पस के लिए, तो समझ के चलो दो एसओपी तो पहले भी एग्जाम थी, तो दो एसओपी पर जो है वो क्या होगा, कोई भी दो एसओपी जो है वो एग्जामेशन जो है वो मिल जाएगा दो एसओपी पर। और जो रिमेनिंग एसओपी होंगी, जो रिमेनिंग सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, उसे क्या मान लिया जाएगा, डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी जो है वो मान लिया जाएगा एंड वो जो है वो टैक्सेबल हो जाएगी। जैसे मान लो मेरे पास में 3 एसओपी हैं जिसके अंदर जो है वो मैं खुद रहता हूँ एंड वो जो है मैं किस लिए यूज़ कर रहा हूँ, रेजिडेंस पर्पज़ के लिए जो है वो यूज़ कर रहा हूँ। तो मैंने आपको क्या बताया कि कितनी एसओपी हैं, 3 एसओपी हैं। तो इस केस में क्या होगा, दो एसओपी पर जो है वो कोई टैक्स नहीं लगेगा, एग्जाम्प्ट होगी, और जो एक रह गई है उसके ऊपर जो है वो क्या हो जाएगी, वो टैक्सेबल हो जाएगी। तो जो है वो क्या करते हैं, समराइज़ कर लेते हैं। मैंने जो है आपको क्या बोला, हाउस प्रॉपर्टी जो है कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की होती है, एक तो लेट आउट प्रॉपर्टी और दूसरी क्या थी, मैंने सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी बताई। तो जो लेट आउट प्रॉपर्टी है वो हमेशा टैक्सेबल होती है। जो लेट आउट प्रॉपर्टी होगी, ये देखो ना, समझो यहाँ पर कि जो है वो ये लेट आउट प्रॉपर्टी है वो हमेशा टैक्सेबल होगी। वेट अ सेकेंड, लेट आउट प्रॉपर्टी जो है वो हमेशा टैक्सेबल होती है। लेट आउट प्रॉपर्टी जो है वो हमेशा टैक्सेबल होती है। दूसरा केस आ जाता है, जो दूसरी कौन सी हाउस प्रॉपर्टी होती है, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। उसके अंदर आ जाता है या तो वो जो है वो रेजिडेंस पर्पस के लिए यूज़ हो रही होगी या तो वो जो है बिजनेस प्रोफेशन के लिए यूज़ हो रही होगी। अगर कोई सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है जो कि बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए यूज़ हो रही है, उसे क्या कर दो, इग्नोर कर दो। उसे आपको क्या कर देना है, इग्नोर कर देना है, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी मेरे को जो है बिजनेस एंड प्रोफेशन जो मतलब बिजनेस वगैरह की इनकम जो है वो कमा के दे रही है। बट अगर मान लो जो है वो एसओपी है वो हम जो है वो रेजिडेंस के लिए जो है वो यूज़ कर रहे हैं। दूसरा केस कौन सा है कि जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है अगर हम उसे रेजिडेंस पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं एंड अगर दो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो दो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी तब तो वो क्या है, एग्जेम्प्ट है। अगर दो से ज़्यादा एसओपी है, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, तो दो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी जो होंगी वो तो एग्जेम्प्ट हो जाएगी और जो रिमेनिंग एसओपी होंगी उसे क्या मान लिया जाएगा, डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी जो है वो मान लिया जाएगा एंड वो टैक्सेबल हो जाएंगी। अब हम क्या करते हैं, एक अमेंडमेंट जो है सीख लेते हैं, अभी की नहीं है, फाइनेंस एक्ट 2019 की अमेंडमेंट है। अगर मान लो कोई बिल्डर है, बिल्डर के पास में कोई भी जो है वो अनसोल्ड फ्लैट्स वगैरह पड़े हुए हैं। एक बात बताओ, अगर मान लो बिल्डर ने जो है वो फ्लैट जो है वो बिल्डर ने अगर मान लो बेच दिया है, तो बताओ, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि बताओ उस केस के अंदर जो है वो कौन से हेड में जो है वो टैक्सेबल होगी इनकम। अगर जो बिल्डर था, बिल्डर ने अपने जो फ्लैट्स थे वो बेच दिए तो वो तो पीजीबीपी हेड के अंदर टैक्सेबल हो जाएगी। बट अगर मान के चलो बिल्डर के पास में कोई फ्लैट्स वगैरह थे, वो उसने जो है वो लेट आउट कर दिए हैं। अब लेट आउट का मतलब क्या है, किसी को भाड़े पे दे दिया, तो बताओ वो इनकम जो है वो कौन से हेड में जाएगी, वो हाउस प्रॉपर्टी वाले हेड में जाएगी। बिल्डर जो है वो अगर फ्लैट को बेचता है एंड फ्लैट को बेचने से जो इनकम आई वो जो है वो उसकी जो है वो पीजीबीपी हेड की इनकम बनेगी। बट अगर बिल्डर ने वो जो है वो फ्लैट जो है वो किसी को भाड़े पे दे दिया है, तो वो उस केस के अंदर वो जो इनकम है वो कौन से हेड में जाएगी, हाउस प्रॉपर्टी वाले हेड में जाएगी। अब एक क्वेश्चन मैं जो है वो आपसे पूछता हूँ कि क्यों जो है वो हाउस प्रॉपर्टी वाले हेड के अंदर जा रही है। बिकॉज यहाँ पर दोनों कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही हैं कि यहाँ पर हाउस प्रॉपर्टी भी है एंड बिल्डर जो है वो उसका ओनर भी है। अब पता क्या है, बिल्डर ने जो है वो कुछ प्रोजेक्ट का जो है वो कंप्लीट करा, उसने हाउस प्रॉपर्टी का जो कंस्ट्रक्शन वगैरह वो जो है वो कंप्लीट वगैरह कर दिया है। क्वेश्चन ये आता है, जो बिल्डर है उसने हाउस प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन जो है वो कंप्लीट कर दिया है, तो जो भी उसके अनसोल्ड फ्लैट्स वगैरह पड़े हैं
क्या वो जो है वो डीएलओपी जो है वो मान लिए जाएंगे, क्या उसे जो है वो डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी मान लिया जाएगा। उसके लिए जो भी अनसोल्ड फ्लैट्स रहेंगे, क्या उसके लिए वो जो है वो डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी मान लिए जाएंगे। अगर अनसोल्ड फ्लैट्स हैं, अगर वो खाली पड़े हैं, तो मतलब किसी को भी जो है वो रेंट पर नहीं दिया है। देखो अगर रेंट पर दिया होता तो ऑब्वियस ही बात है, तो वो कौन से हेड में जो है वो इनकम आ जाती, हाउस प्रॉपर्टी वाले में आ जाती। बट क्वेश्चन ये आता है जो खाली पड़े हैं फ्लैट्स, क्या उन्हें जो है वो डीएलओपी माना जाएगा। तो आपको जो है वो यहाँ पर एक चीज़ समझनी पड़ेगी। यहाँ पर एक अमेंडमेंट आई। अमेंडमेंट जो है वो ये बोलता है जिस साल में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है, जिस ईयर में जो है वो कंस्ट्रक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाता है, उसका हमारे पास में सर्टिफिकेट आ जाता है, उस ईयर के एंड से 2 ईयर्स तक उसको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। 2 ईयर्स तक उस प्रॉपर्टी की जो जीएवी है वो निल ली जाएगी। 2 ईयर्स तक उस प्रॉपर्टी की जीएवी जो है वो निल ली जाएगी, मीन्स उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। बट 2 सालों के बाद में ऑब्वियसली इट विल बी ट्रीटेड एज अ डीएलओपी, मतलब डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी जो है वो माना जाएगा 2 साल के बाद में। एक्चुअली में बफर का टाइम जो है वो दे दिया 2 साल तक कि आप जो है उसे बेच दो, नहीं तो अगर आपने नहीं बेचता, नहीं जो है वो उसे जो है वो करा, लेट आउट नहीं करा, तो 2 सालों के बाद में जो है हम क्या मान लेंगे, उसे जो है वो डीम्ड टू बी लेट आउट मान लेंगे। अब डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी अगर मान लेंगे तो उसके ऊपर जो है वो क्या लग जाएगा, टैक्स लग जाएगा। जैसे मान के चलो एक बिल्डर है दिल्ली के अंदर, उसका नाम जो है मिस्टर राम है। मान लो राम को छोड़ के मान लो ए लिमिटेड है, उसने जो है वो क्या करे, बहुत सारे जो है वो बहुत सारे फ्लैट्स वगैरह बनाए, और वो सारे के सारे जो है वो क्या पड़े हैं, वो खाली पड़े हैं। अगर मान लो हाउस, अगर जो है वो खाली पड़े हैं, अगर मान लो ऑब्वियसली बात है कि अगर मान लो उन्हें जो है वो किराए पे भाड़े पे दे दिया होता तो ऑब्वियसली इनकम जो है वो टैक्सेबल हो जाती है हाउस प्रॉपर्टी में। मान लो उन फ्लैट्स का कंस्ट्रक्शन जो है वो कंप्लीट हुआ है 10 दिसंबर 2020 तक, और ये जिस मैं रिस्पेक्टिव प्रीवियस ईयर की बात कर रहा हूँ, वो कब कंप्लीट हुआ है, वो 31 मार्च 2021 को जो है वो कंप्लीट हुआ है। यहाँ से आपको जो है वो 2 ईयर्स तक, मीन्स 31 मार्च 2023 तक उसकी जो जीएवी होगी वो निल ली जाएगी। अब जीएवी निल ली जाएगी, इसका मतलब है उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। बट उसके बाद में जो है उसे डीएलओपी जो है वो माना जाएगा, डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी जो है वो माना जाएगा। और जब डीएलओपी माना जाएगा तो बिल्डर को उसके ऊपर टैक्स भरना पड़ जाएगा। तो यहाँ पर हमारी ये इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट थी फाइनेंस एक्ट 2019 के अंदर, अभी नहीं आई, 2019 में आई थी, वो कंप्लीट हो जाती है। अब जो है वो हम अगले टॉपिक पे चलते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। क्वेश्चन है कि जो है वो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम जो है वो कैसे कैलकुलेट करी जाती है। देखो ये जो हाउस प्रॉपर्टी की जो इनकम कंप्यूट करनी है बहुत ही सिंपल तरीके से निकल जाएगी। सबसे पहले समझा देता हूँ कि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की जो इनकम है वो कैसे निकालनी है। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के सब चीज़ में सब कुछ निल आना है, सब कुछ निल आता है। एसओपी के केस में सिर्फ आपको जो है वो किसका डिडक्शन मिल जाता है, इंटरेस्ट का जो है वो डिडक्शन मिल जाता है। तो एसओपी की जो इनकम होती है वो या तो निल हो सकती है, या तो वो क्या हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है। यो या तो निल हो सकती है या तो वो नेगेटिव हो सकती है। तो एक बात मैं आपसे पूछता हूँ, बताओ कब निल होगी और कब नेगेटिव होगी। ये इस बात पे डिपेंड होगा, अगर इंटरेस्ट ऑन लोन है, अगर इंटरेस्ट ऑन लोन होगा तो ये नेगेटिव हो जाएगी, अगर इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं होगा तो वो निल हो जाएगी एसओपी की जो इनकम है। अब आ जाता है लेट आउट प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली हम जो है वो आप क्या सीखते हैं कि जो है वो इनकम जो है वो हाउस प्रॉपर्टी की कैसे निकालेंगे, एलओपी के केस में, लेट आउट प्रॉपर्टी के केस में, एंड डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी के केस में कैसे हम जो है वो इनकम जो है वो हाउस प्रॉपर्टी की निकालेंगे, वो हमारे को अब सीखेंगे हम। सबसे पहले आप क्या ले लो, म्यूनिसिपल वैल्यू ले लो। सबसे पहले जो है वो आप क्या करो, म्यूनिसिपल वैल्यू ले लो। म्यूनिसिपल वैल्यू को आप कंपेयर करो फेयर रेंट से। म्यूनिसिपल वैल्यू को किससे कंपेयर करोगे, फेयर रेंट से। उसमें से विच एवर इज़ हायर जो भी होगी वो आप ले लो, जो भी विच एवर इज़ हायर होगी वो आप ले लो। एंड जो भी जो है वो, जब आप जो है वो दोनों को कंपेयर करोगे, जो भी हायर आएगा उसको आप कंपेयर करो स्टैंडर्ड रेंट से, एंड विच एवर इज़ लोअर ले लो। मैं रिकॉल करा देता हूँ, समराइज़ कर देता हूँ। अगर जो है वो जो भी म्यूनिसिपल वैल्यू होगी और फेयर रेंट होगी, उसमें से विच एवर इज़ हायर जो भी होगा वो ले लो। फिर उसको कंपेयर करो स्टैंडर्ड रेंट से, जो दोनों में से जो भी लोअर होगा वो ले लो। एंड विच एवर इज़ लोअर जो भी आएगा उसे क्या बोला जाएगा, उसे एक्सपेक्टेड रेंट बोला जाएगा। तो विच एवर इज़ लोअर जो भी आएगा उसे एक्सपेक्टेड रेंट जो है वो बोला जाएगा। एक बात समझो, ये जो एक्सपेक्टेड रेंट आएगा इसे आप एक्चुअल रेंट से कंपेयर करो। ये जो एक्सपेक्टेड रेंट आएगा इसे आप एक्चुअल रेंट से कंपेयर करो, और एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट में से विच एवर इज़ हायर जो होगा उसे आप कंसीडर करो। उसे आप क्या करोगे, कंसीडर करोगे। उसे क्या बोला जाएगा, जो भी हायर आएगा, विच एवर इज़ हायर करके जो भी आएगी उसे जो है वो क्या बोला जाएगा, जीएवी बोला जाएगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। उसे क्या बोला जाएगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। समराइज़ करूँ तो जो भी हमारा एक्सपेक्टेड रेंट है और जो एक्चुअल रेंट है, विच एवर इज़ हायर जो भी होगा
उसे ग्रॉस एनुअल वैल्यू जो है वो बोला जाएगा। अब एक बात बताओ, जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगी उसमें से क्या करोगे आप, उसमें से कोई भी म्यूनिसिपल टैक्सेस जो भी आपने पेड करे हैं वो आप माइनस कर दो। कोई भी आपने म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड करे हैं वो क्या कर दोगे, हम माइनस कर देंगे। तो जो भी आपने म्यूनिसिपल टैक्सेस जो भी एक्चुअली में पेड करे हैं वो आप लेस कर दो, जो भी आपने एक्चुअली में पेड करे हैं, एक्चुअली में जो पेड करे हैं वो माइनस करेंगे। हमारे पास में आ जाएगा नेट एनुअल वैल्यू, NAV आ जाएगा। हमारे पास में क्या आ जाएगा, नेट एनुअल वैल्यू आ जाएगा। और जो भी हमारे पास में नेट एनुअल वैल्यू आएगा उसमें से हमारे को दो चीज़ें माइनस करनी है। जो भी हमारे पास में नेट एनुअल वैल्यू आएगी उसमें से हम दो चीज़ें जो है वो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो हम क्या माइनस कर पाएंगे, डिडक्शन अंडर सेक्शन नंबर 24 जो है वो माइनस कर पाएंगे। हम डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 जो है वो माइनस कर देंगे। और डिडक्शन अंडर सेक्शन नंबर 24 के अंदर कौन कौन सी डिडक्शन मिलती है, सबसे पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाती है 30% ऑफ NAV। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो मिलती है 30% ऑफ NAV, वो माइनस कर देंगे। दूसरा आ जाता है हमारे पास में इंटरेस्ट ऑन लोन। ये दोनों चीज़ें जो है वो हम जब माइनस कर देंगे तो हमारी इनकम आ जाएगी फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो समराइज करते हैं कि जो वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो है कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम म्यूनिसिपल वैल्यू ले लेंगे। म्यूनिसिपल वैल्यू को जो है वो कंपेयर करेंगे हम फेयर रेंट से, विच एवर इज़ हायर जो भी आएगा वो ले लेंगे। फिर उसे कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से, विच एवर इज़ लोअर जो होगा वो ले लेंगे। फिर विच एवर इज़ लोअर करके एक्सपेक्टेड रेंट जो है वो हमारा निकल जाएगा। जो चीज़ निकलेगी उसे क्या बोला जाएगा, एक्सपेक्टेड रेंट। फिर उस एक्सपेक्टेड रेंट को हम एक्चुअल रेंट से कंपेयर करेंगे एंड विच एवर इज़ हायर ले लेंगे। विच एवर इज़ हायर, जो भी इन दोनों में से हायर होगा उसे क्या बोला जाएगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू बोला जाएगा। उसमें से जो भी हमने म्यूनिसिपल टैक्सेस एक्चुअली में पेड करे हैं वो हम माइनस कर देंगे। तो फिर हमारी क्या आ जाएगी, नेट एनुअल वैल्यू आ जाएगी। उसमें से हम डिडक्शन अंडर सेक्शन नंबर 24 जो है वो माइनस कर देंगे। अब डिडक्शन अंडर सेक्शन नंबर 24 कौन कौन सी है, दो डिडक्शन आ जाती हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन, सबसे पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि 30% ऑफ NAV है, एंड दूसरा इंटरेस्ट ऑन लोन जो भी होगा वो दोनों डिडक्शन जो है वो माइनस कर देंगे। हमारी इनकम आ जाएगी फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब क्वेश्चन आ जाता है कि म्यूनिसिपल वैल्यू का मतलब क्या होता है। क्वेश्चन क्या आता है कि म्यूनिसिपल वैल्यू का मतलब क्या होता है। तो म्यूनिसिपल वैल्यू का मतलब होता है जो वैल्यू प्रॉपर्टी की है एज पर द म्यूनिसिपैलिटी रिकॉर्ड के हिसाब से प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है वो उसे बोला जाता है म्यूनिसिपल वैल्यू। जो भी जो है वो क्या है, जो भी म्यूनिसिपैलिटी रिकॉर्ड के हिसाब से प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है। जैसे बेसिकली जो म्यूनिसिपैलिटी वगैरह जो है वो क्या करती है, वो जो है वो हाउस प्रॉपर्टी की जो है वो कुछ वैल्यू निकालती है कि ये हाउस प्रॉपर्टी जो है कितना इनकम जो है वो हमारे को कमा के दे सकती है। मतलब निकाली जाती है प्रॉपर्टी की जो है वो ये एक साल में कितनी जो है वो इनकम जो है वो हमारे को कमा के दे सकती है। उसे क्या बोला जाता है, उसे जो है वो म्यूनिसिपल वैल्यू भी जो है वो बोला जाता है। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है कि फेयर रेंट जो है वो किसे बोला जाता है। फेयर रेंट का मतलब होता है कि आजू बाजू वाली जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनका रेंट क्या है। मतलब जिस लोकेशन में आपकी प्रॉपर्टी है वहाँ पर जो भी आजू बाजू वाली प्रॉपर्टी है उसका रेंट क्या है, उसे क्या बोला जाता है, फेयर रेंट जो है वो बोला जाता है। अब क्वेश्चन आ जाता है कि स्टैंडर्ड रेंट का मतलब क्या होता है। स्टैंडर्ड रेंट का मतलब है रेंट क्या है एज पर द रेंट कंट्रोल एक्ट। रेंट क्या है एज पर द रेंट कंट्रोल एक्ट, उसे क्या बोला जाता है, स्टैंडर्ड रेंट भी जो है वो बोला जाता है। रेंट कंट्रोल एक्ट के अंदर स्टेट गवर्नमेंट बहुत सारे जो है वो क्या बनाती है, वो जो है वो रेंट कंट्रोल एक्ट के हिसाब से रेंट जो है वो बनाती है कि मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेंट जो भी लीगली रिकवर्ड जो है वो ओनर जो है कर सकता है टेनेंट से, उसे जो है वो स्टैंडर्ड रेंट भी जो है उसे जो है स्टैंडर्ड रेंट भी बोलते हैं। एंड वहाँ पर आप मैक्सिमम जो है वो कितना जो है वो रेंट जो है वो ले सकते हो उस एक्ट के हिसाब से, उस रेंट कंट्रोल एक्ट के हिसाब से, उसे क्या बोला जाता है, उसे स्टैंडर्ड रेंट जो है बोला जाता है। मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेंट जो भी आप जो है वो जो लीगली रिकवर्ड कर सकते हो रेंट कंट्रोल एक्ट के हिसाब से, जो भी ओनर जो है वो टेनेंट से रिकवर कर सकता है उसे क्या बोला जाता है, वो जो है वो स्टैंडर्ड रेंट भी जो है वो बोला जाता है। तो मैं आपको बताता हूँ अब एक्चुअल रेंट का मतलब क्या होता है। एक्चुअल रेंट का मतलब है जो रेंट जो है वो हमारे को रिसीव्ड हुआ, प्लस में रेंट जो भी रिसीवेबल है, माइनस में अनरियलाइज रेंट। तो जो भी रेंट जो भी रिसीव्ड है, प्लस में जो रेंट जो भी रिसीव्ड हुआ है, और जो रेंट रिसीवेबल है, जो भी रिसीव नहीं हुआ रिसीवेबल है, माइनस में अनरियलाइज रेंट जो है वो माइनस कर देंगे। हमारा क्या निकल जाएगा, एक्चुअल रेंट निकल जाएगा। क्वेश्चन अब जो है वो आ जाता है कि अनरियलाइज रेंट का मतलब क्या होता है। सो अनरियलाइज रेंट का मतलब होता है बैड डेट्स। बैड डेट्स जो है वो रेंट के बैड डेट्स। जैसे मान लो किसी पर्सन ने जो है वो हमें रेंट नहीं दिया, वो हमारा जो है वो पैसा लेकर चला गया, उसे क्या बोला जाता है, उसे जो है वो अनरियलाइज रेंट भी जो है वो बोला जाता है। सो अनरियलाइज रेंट जो है वो हमेशा माइनस होगा वाइल कैलकुलेटिंग द एक्चुअल रेंट। सो अनरियलाइज रेंट जो है वो हमेशा माइनस किया जाएगा वाइल कैलकुलेटिंग द एक्चुअल रेंट।
बिकॉज मैंने आपको क्या कहा है कि एक्चुअल रेंट निकालने के लिए हम जो रेंट जो भी रिसीव्ड हुआ है प्लस में रेंट जो भी रिसीवेबल है माइनस में जो भी अनरियलाइज रेंट है जो कि बैड डेट्स वगैरह है रेंट के, वो माइनस कर देंगे। क्वेश्चन आ जाता है कि क्या अनरियलाइज रेंट जो है वो हमेशा माइनस करना है, क्या अनरियलाइज रेंट जो होता है वो हमेशा माइनस किया जाता है? सो मैं आपको बता दूं, अनरियलाइज रेंट जो है वो तभी माइनस होता है जब रूल नंबर 4 की चारों कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होती है। रूल नंबर 4 के अंदर चार कंडीशन जो है वो जो है चार कंडीशन दे रखी हैं। अगर वो चारों कंडीशन जो है सेटिस्फाई हो जाती है तभी जाकर यहाँ पर अनरियलाइज रेंट जो है वो क्या होता है, माइनस करा जाता है। ओनली तभी माइनस करा जाएगा जब रूल नंबर 4 की चारों कंडीशन जो है वो सेटिस्फाइड हो जाएंगी। अब वो चार कंडीशन क्या है? सबसे पहली कंडीशन है कि जो टेनेंसी है वो बोनाफाइड होनी चाहिए। अब बोनाफाइड टेनेंसी का मतलब क्या है कि जेन्युइन जो है वो टेनेंसी होनी चाहिए, मतलब जो है वो जेन्युइन टेनेंसी होनी चाहिए। दूसरी आ जाती है कि जो जो टेनेंट है वो कोई और अदर उसने प्रॉपर्टी जो है वो ऑक्यूपाई नहीं करी है सेम असेसी की उसने कोई और अदर प्रॉपर्टी जो है वो ऑक्यूपाई नहीं करके रखी है। बेसिकली जो है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने इस घर से उसे निकाल दिया और दूसरे घर में जो है वो रख लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तीसरा आ जाता है दैट टेनेंट शुड वेकेटेड हिज हाउस प्रॉपर्टी। हिज मतलब जो है वो उसने जो टेनेंट है उसने वो जो प्रॉपर्टी है वो जो है वो क्या कर दिया, वेकेंट जो है वो कर दी है। डैट मतलब कि जो असेसी है उसने वो प्रॉपर्टी जो है वो क्या कर दिया, वेकेट कर दिया। ये थर्ड कंडीशन है। फोर्थ कंडीशन आ जाती है अगर रीजनेबल स्टेप्स जो है वो लिए गए हैं फॉर रिकवरी ऑफ अनरियलाइज रेंट। अगर वो चारों कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो जाती हैं तो उस केस के अंदर वो जो अनरियलाइज रेंट है वो हम उसे माइनस कर सकते हैं। ओनली तभी माइनस कर सकते हैं जब वो चारों कंडीशन जो है वो सेटिस्फाइड हो जाएंगी। सिंस इसके बाद में हमें पता है कि हम जीएवी में से क्या माइनस करते हैं, म्यूनिसिपल टैक्सेस हम माइनस कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आ जाता है कि म्यूनिसिपल टैक्सेस का मीनिंग क्या होता है। सो म्यूनिसिपल टैक्स का मतलब वो टैक्स जो भी आपसे म्यूनिसिपैलिटी जो है वो रिकवर करती है उसे क्या बोला जाता है, म्यूनिसिपल टैक्स जो है वो बोला जाता है। तो म्यूनिसिपैलिटी है या फिर लोकल अथॉरिटी है, ग्राम पंचायत वगैरह है, कोई भी कंटेनमेंट बोर्ड है, वो जो भी आपसे जो है वो टैक्सेस रिकवर करती है उस प्रॉपर्टी पर, उसे बोलते हैं हम म्यूनिसिपल टैक्सेस। म्यूनिसिपल टैक्सेस को जो है वो आप प्रॉपर्टी टैक्स भी बोल सकते हो। एक बात समझो कि म्यूनिसिपल टैक्सेस को आप प्रॉपर्टी टैक्स भी जो है वो बोल सकते हो। आप उसे जो है वो लोकल टैक्स भी जो है वो बोल सकते हो। देखो एक बात समझो कि जो म्यूनिसिपल टैक्सेस होता है वो आपको लेस करने के लिए मिलेगा, बट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन इज दैट इट इज़ अलाउड ऑन द पेमेंट बेसिस। अगर आपने पेड किया है तो आपको अलाउड हो जाएगा, अगर वो आउटस्टैंडिंग है तो वो अलाउड नहीं होगा। तो अगर आपने पेमेंट कर दी है तो ही अलाउड होगा, अगर आउटस्टैंडिंग है तो अलाउड नहीं होगा। आउटस्टैंडिंग है तो जब आप पेमेंट करोगे तब वो अलाउड हो जाएगा। अब एक बात समझना, अगर म्यूनिसिपल टैक्सेस जो है वो ओनर ने पे करे हैं तो ही वो अलाउड होगा, अगर टेनेंट ने पे करे हैं तो वो अलाउड नहीं होगा। तो इट इज़ अलाउड ओनली इफ इट इज़ पेड बाय द ओनर। अगर वो टेनेंट ने पे करे हैं तो नहीं अलाउड होगा। अब एक बात बताओ क्यों जो है वो अगर टेनेंट ने जो है पे किया तो अलाउड नहीं होगा? बिकॉज बिकॉज जो टेनेंट ने जो है वो, अगर टेनेंट ने पे किया है तो एक्चुअल रेंट जो होगा वो ऑलरेडी लेस होगा, उसमें हम ऑलरेडी जो है वो डिडक्शन जो है वो ले चुके होंगे, तो एक्चुअल रेंट ऑलरेडी जो है वो कम आ रहा होगा हमारा। तो उस केस के अंदर जो है म्यूनिसिपल टैक्सेस जो है वो अलाउड नहीं होगा। तो इट इज़ अलाउड ओनली इफ इट इज़ पेड बाय द ओनर। इट इज़ अलाउड ओनली इफ इट इज़ पेड बाय द ओनर। अब बहुत बार ऐसा होता है जहाँ पर म्यूनिसिपल टैक्सेस जो है वो किसके अंदर दे रखा होता है, परसेंटेज बेसिस के अंदर दे रखा होता है। तो बहुत बार ऐसा होता है जहाँ पर म्यूनिसिपल टैक्सेस जो है वो किसके अंदर दे रखे होते हैं, परसेंटेज वैल्यू के अंदर दे रखे होते हैं, परसेंटेज बेसिस पर दे रखे होते हैं। जैसे कि 10%, 15%, 20%, 18%। तो ये आप परसेंटेज जो है वो किसका लोगे, तो ये परसेंटेज जो है वो आप म्यूनिसिपल वैल्यू का लोगे। तो ये जो परसेंटेज होगा ये आप किसका लोगे, म्यूनिसिपल वैल्यू का लोगे। तो आपको जो है वो ये ध्यान में रखना है, अगर म्यूनिसिपल टैक्सेस जो है वो परसेंटेज बेसिस में दे रखे हैं तो आप जो है उसे कैलकुलेट किसके ऊपर करोगे, म्यूनिसिपल वैल्यू पर कैलकुलेट करोगे। नेक्स्ट जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है वो कॉन्सेप्ट आ जाता है, वो कौन सा है, इंटरेस्ट ऑन लोन का। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम कौन सा पढ़ने जाएंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन का। सबसे पहले एक बात समझो, क्या इंटरेस्ट ऑन लोन का हमारे को डिडक्शन मिलता है? तो यस, इंटरेस्ट ऑन लोन का जो है वो हमारे को डिडक्शन मिलता है, बट कंडीशन क्या है कि जो लोन है वो हमने जो है वो लिया हो हाउस प्रॉपर्टी के लिए। तो यस, इंटरेस्ट ऑन लोन इज अलाउड एज अ डिडक्शन इफ द लोन इज टेकन फॉर द पर्पज ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। मतलब किसके लिए जो है वो लिया हुआ है, डेट इज पर्पज कंस्ट्रक्शन, रिपेयर, रेनोवेशन वगैरह। यहाँ पर पर्पस नहीं है, यहाँ पर परचेज, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर, रेनोवेशन है। तो ये पर्पस नहीं है, ये क्या है, परचेज
कंस्ट्रक्शन, रिपेयर एंड रेनोवेशन। तो अगर आपने जो है परचेज, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर और रेनोवेशन के लिए लिया है तो आपको डिडक्शन जो है वो मिल जाएगा। किसका डिडक्शन जो है वो मिल जाएगा? इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन मिल जाएगा। अगर आपने लोन जो लिया है वो जो है वो कौन सी हाउस प्रॉपर्टी के लिए लिया है? फॉर द पर्पस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी लिया है, और जो है वो क्या है, किस पर्पस के लिए? परचेज, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर और रेनोवेशन के लिए लिया है। तो आपको जो है वो उसका डिडक्शन जो है वो मिल जाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन का। दूसरा एक बात आप और समझो, इंटरेस्ट जो है वो अलाउड हो जाता है ड्यू बेसिस पर। इंटरेस्ट जो है वो अलाउड होता है ड्यू बेसिस पर। इट मीन्स इस साल का इंटरेस्ट जो है वो इस साल अलाउड होगा, एंड अगर मान लो आपने नहीं भी पे किया तब भी आपको अलाउड हो जाएगा। तो पेड वाला भी अलाउड होगा और आउटस्टैंडिंग वाला भी अलाउड होगा। तो मतलब इंटरेस्ट जो है वो अलाउड हो जाएगा ड्यू बेसिस पर, ड्यू बेसिस पर अलाउड हो जाएगा। आपने पे कर दिया तब भी अलाउड है, अगर मान लो आउटस्टैंडिंग है, आपने इंटरेस्ट जो है पे नहीं किया है, तब भी अलाउड हो जाएगा। तो बेसिकली आपको वो इंटरेस्ट का डिडक्शन जो है वो मिल जाएगा, वो इंटरेस्ट का डिडक्शन जो है वो आपको मिल जाएगा। अब एक बात आप समझ के चलो, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट का जो है वो आपको डिडक्शन नहीं मिलता। इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट का डिडक्शन क्यों नहीं मिलता? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट जो है वो उसे क्या बोला जाता है? पेनल्टी इंटरेस्ट जो है वो बोला जाता है, पीनल इंटरेस्ट जो है वो उसे बोला जाता है। इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट को जो है वो क्या बोला जाता है? पीनल इंटरेस्ट भी बोला जाता है। इट मीन्स आपका जो है वो कोई इंटरेस्ट बकाया था, उसके ऊपर कोई और इंटरेस्ट जो है वो लगा दिया गया है। तो क्वेश्चन आ जाता है, क्या वो इंटरेस्ट जो है वो अलाउड हो जाता है? तो बेसिकली जो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट है वो अलाउड नहीं होता एज अ डिडक्शन। क्वेश्चन आ जाता है कि लोन जो है वो किससे लेना है? लोन जो है वो आप किसी से भी ले लो। लोन जो है वो आपने किसी से भी लिया, बैंक से लिया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया, ट्रस्ट से लिया, फ्रेंड से लिया, फैमिली से लिया, तो आपको जो डिडक्शन है वो मिल जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन जो है वो आपको मिल जाएगा। उस लोन पर जो भी इंटरेस्ट होगा उसका डिडक्शन जो है वो मिल जाएगा। क्वेश्चन आ जाता है, जो इंटरेस्ट ऑन लोन है क्या कितना वो अलाउड होता है? क्या उसके ऊपर कोई लिमिट है? तो आंसर है यस, उसकी जो है वो लिमिट है। बट आप जो है वो अभी एक बात समझना, जो लेट आउट प्रॉपर्टी है या फिर कुछ जो डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर कोई भी लिमिट नहीं है। लेट आउट प्रॉपर्टी है और जो है वो डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर कोई भी लिमिट नहीं है। टोटल इंटरेस्ट जो भी होगा वो सारा का सारा अलाउड हो जाएगा। टोटल इंटरेस्ट जो भी है वो अलाउड हो जाएगा। क्यों जो है वो यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है? क्योंकि वो ऑलरेडी जो भी लेट आउट प्रॉपर्टी है या फिर जो डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी है, वो ऑलरेडी उसकी इनकम जो है वो टैक्सेबल हो रही है। बट आप एक बात समझना कि जो हमारे पास में जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, एसओपी है, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर लिमिट है। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि जो लेट आउट प्रॉपर्टी है या फिर डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर कोई भी लिमिट नहीं है। टोटल जो भी इंटरेस्ट है वो पूरा का पूरा जो है वो क्या हो जाएगा? अलाउड हो जाएगा। वही मैं बात करूँ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के ऊपर जो है वो लिमिट है। हम वो सीखते हैं वो कैसे, क्या है लिमिट। सबसे पहले क्वेश्चन आ जाता है कि आप कितनी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी जो है वो ले सकते हो? तो आप दो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी जो है वो ले सकते हो। आप कितनी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी ले सकते हो? आप दो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी जो है वो ले सकते हो। तो आपको कितनी जो है वो कितना मिल जाएगा? उसके अंदर दो पार्ट आ जाते हैं। एक तो आ जाता है हमारे पास में स्पेशल केस, और एक आ जाता है हमारे पास में नॉर्मल केस। तो एक आ जाता है हमारे पास में स्पेशल केस, एक आ जाता है हमारे पास में नॉर्मल केस। अब क्वेश्चन आ जाता है कि जो स्पेशल केस है वो क्या बोलता है? स्पेशल केस के अंदर जो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि लोन जो है वो हमने लिया होना चाहिए 1 अप्रैल 1999 के बाद में जो है वो लोन लिया होना चाहिए। तो ये स्पेशल केस का पहला पॉइंट क्या है कि लोन जो है वो हमने लिया होना चाहिए 1 अप्रैल 1999 के बाद में लिया होना चाहिए। तो फर्स्ट कंडीशन क्या हो गई कि लोन जो है वो हमने लिया होना चाहिए 1 अप्रैल 1999 के बाद में। सेकंड आ जाता है कि लोन जो है वो हमने लिया होना चाहिए फॉर परचेज या फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। तो सेकंड क्या आ जाता है हमारे पास में? लोन जो है वो आ जाता है, लोन जो है वो हमने लिया होना चाहिए फॉर परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। तीसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या आ जाती है कि अगर लोन जो है वो हमने लिया होना चाहिए, अगर नहीं जो लोन है अगर वो हमने लिया है कंस्ट्रक्शन के लिए, तो जो लोन है, तो जो हमारी कंस्ट्रक्शन है वो 5 सालों के अंदर अंदर कंप्लीट हो जानी चाहिए फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर जब हमने लोन लिया है। तो अगर आपका केस जो है वो स्पेशल केस में आ जाता है, तो स्पेशल केस के अंदर कितनी कंडीशन है? 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या आती है कि लोन जो है वो हमने लिया होना चाहिए ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 1999, या फिर जो लोन है वो हमने कंस्ट्रक्शन के लिए जो है वो, और जो है वो प्लस में कि मतलब जो लोन है वो हमने किस लिए लिया होना चाहिए, और नहीं प्लस है कि मतलब ये भी जो सेटिस्फाई होनी चाहिए कि लोन जो है वो परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी के लिए लिया होना चाहिए। प्लस में अगर लोन जो कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है
तो जो कंस्ट्रक्शन है वो हमारी 5 सालों के लिए जो कंप्लीट 5 सालों के अंदर कंप्लीट हो जानी चाहिए फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर। जब जो है वो लोन लिया था उसके 5 सालों के अंदर लोन जो हमारा जो कंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो अगर ये सब कुछ सेटिस्फाई होता है तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में मैक्सिमम आपको 2 लैक्स का जो है वो 2 लैक्स का जो 2 लैक्स माइनस कर सकते हो आप। मैक्सिमम जो है आपको डिडक्शन कितना मिल जाएगा, मैक्सिमम आपको डिडक्शन मिल जाएगा 2 लैक्स का। मैक्सिमम आपको कितना डिडक्शन मिल जाएगा, मैक्सिमम आपको 2 लाख का डिडक्शन मिल जाएगा। बट अगर मान लो जो है वो आपने ये तीनों कंडीशन जो है सेटिस्फाई नहीं करी है, मान लो आपने जो है वो तीनों कंडीशन जो है सेटिस्फाई नहीं करी है, तो आपका केस जो है वो किसके अंदर चला जाएगा, नॉर्मल केस में चला जाएगा। एंड वहाँ पर आपको मैक्सिमम डिडक्शन कितनी मिलेगी, 30,000 ओनली तक की ही मिलेगी। उस केस में आपको मैक्सिमम जो कितनी डिडक्शन मिलेगी, मैक्सिमम 30,000 तक की ही मिलेगी। तो हम समराइज़ कर लेते हैं। समराइज़ के अंदर देखो, सबसे पहले जो ये समझो कि इंटरेस्ट ऑन लोन का क्या डिडक्शन मिल जाता है, हाँ मिल जाता है। तो सबसे पहले हम जो है बात करते हैं एलओपी और डीएलओपी, मतलब लेट आउट प्रॉपर्टी और डीएलओपी मतलब डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी जो भी है, क्या उसके ऊपर कोई लिमिट है, कोई भी लिमिट नहीं है। टोटल इंटरेस्ट जो है वो जो भी टोटल इंटरेस्ट है, पूरा का पूरा इंटरेस्ट जो है वो अलाउड हो जाता है, पूरा का पूरा इंटरेस्ट जो है वो अलाउड हो जाता है। लेकिन सेल्फ ऑक्यूपाइड जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर जो है वो क्या है, उसके ऊपर लिमिट है, उसके ऊपर लिमिट है। उसके ऊपर क्या लिमिट है, सबसे पहले जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है वो जो है वो ओनली जो है दो हाउसेस की मिलेगी। तो यहाँ पर जो डिडक्शन है वो कितने हाउसेस के लिए मिलेगी, 2 हाउसेस के लिए मिलेगी। ठीक है। अब यहाँ पर जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, यहाँ पर 2 केस आ जाते हैं, एक तो आ जाता है स्पेशल केस और एक आ जाता है नॉर्मल केस। स्पेशल केस जो है वो क्या कहता है कि यहाँ पर 3 कंडीशन आ जाती है। सबसे पहली कंडीशन क्या है कि लोन जो है वो हमने लिया होना चाहिए ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 1999 के बाद में। दूसरी आ जाती है कंडीशन की लोन जो है वो हमने परचेज या फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी के लिए लिया होना चाहिए। तीसरा आ जाता है कि अगर लोन जो है वो हमने कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है तो हमारा कंस्ट्रक्शन जो है वो 5 सालों के अंदर जो है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर जब से हमने लोन लिया है। एंड अगर ये तीनों कंडीशन जो है सेटिस्फाई हो जाती हैं तो हमारे को जो है वो कितना जो है वो इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन मिल जाएगा, मैक्सिमम 2 लाख का। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो हम नॉर्मल केस में पहुंच जाएंगे। उस केस में हमारे को जो है कितना डिडक्शन मिलेगा, मैक्सिमम 30,000 का। तो अब आप एक बात समझो, नॉर्मल केस के अंदर कौन कौन सी चीज़ें जाएंगी। अगर मान लो आपने लोन जो है वो 1/4/1999 से पहले लिया है तो वो नॉर्मल केस बन गया। या फिर आपने लोन जो है वो रिपेयर या और रिनोवेशन के लिए लिया है, वो भी नॉर्मल केस बन जाएगा। बिकॉज यहाँ पर स्पेशल केस के अंदर परचेज या फिर कंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है। तो जो भी रिपेयर्स, अगर मान लो आपने लोन लिया रिपेयर या रेनोवेशन के लिए, वो नॉर्मल केस में चला जाएगा। एंड वहाँ पर कितनी मिलेगी डिडक्शन, मैक्सिमम 30,000 की। या फिर आपने लोन जो है वो परचेज और कंस्ट्रक्शन वगैरह के लिए लिया है बट आपकी कंस्ट्रक्शन जो है वो 5 सालों के अंदर कंप्लीट नहीं हुई है, वो भी हमारा नॉर्मल केस के अंदर जो है वो चला जाएगा। एंड नॉर्मल केस के अंदर चला जाएगा तो हमारे को मैक्सिमम डिडक्शन जो है वो कितनी मिलेगी, 30,000 की। अब एक बात समझो, अगर मान लो 2 हमारी एसओपी है, जो 2 एसओपी तक का जो है वो हमारे को जो है डिडक्शन मिल सकता है ना। तो यहाँ पर अगर हमारी जो 2 एसओपी है, दोनों की दोनों जो है स्पेशल केस में आ जाती है, दोनों की दोनों जो है स्पेशल केस में आ जाती है, दोनों की दोनों जो है वो स्पेशल केस के अंदर आ जाती है। तो उस केस के अंदर दोनों की दोनों अगर स्पेशल केस के अंदर आ जाती हैं तो उनके अंदर मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिल जाएगा, 2 लाख का। और अगर दोनों की दोनों जो है वो नॉर्मल केस में आ जाती है तो उसके अंदर डिडक्शन जो है वो मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलेगा, 30,000 का। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है कि एक जो है वो हमारी स्पेशल केस में आ जाती है और एक जो सेल्फ एसओपी है वो हमारी जो है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है वो हमारी नॉर्मल केस में आ जाती है, तो उस केस में मैक्सिमम डिडक्शन आपको 2,30,000 का नहीं मिलेगा, 2 लाख तक का ही मिलेगा। अब हम अगले पार्ट पर जो है वो चलते हैं। अब मान के चलो आपने जो है कोई लोन लिया था एक्सिस बैंक से, आपने कोई लोन लिया था और जो आपने एक्सिस बैंक से लोन लिया था वो परचेज या फिर कंस्ट्रक्शन करने के लिए आपने जो है वो लोन लिया था। अब एक बात समझ के चलो, अगर मान लो आपने जो है वो एक्सिस बैंक का लोन जो है वो आपने रीपे कर दिया है, अगर वो जो एक्सिस बैंक का लोन है वो आपने क्या कर दिया, उसे आपने रीपे कर दिया है। HDFC से आपने लोन लेकर वो जो एक्सिस बैंक वाला लोन था वो आपने क्या कर दिया, रीपे कर दिया। आपने क्या करा, HDFC से जो है वो लोन लेकर आपने एक्सिस बैंक वाला लोन जो है वो क्या कर दिया, रीपे कर दिया। अब क्वेश्चन जो है वो क्या आता है, क्वेश्चन ये आता है कि जो हमने नया लोन लिया है पुराने लोन को रीपे करने के लिए, क्या उसका भी इंटरेस्ट जो है वो, उसका भी डिडक्शन जो है वो मिल जाएगा। तो आंसर इज यस, उसका भी डिडक्शन जो है वो हमारे को मिल जाएगा। तो आंसर इज यस, उसका भी डिडक्शन जो है वो हमारे को मिल जाएगा। तो एक बात समझो, अगर कोई भी फ्रेश लोन इज टेकन फॉर द रीपेमेंट ऑफ अर्लियर लोन एंड अर्लियर लोन वॉज टेकन फॉर द पर्पस ऑफ
एंड अर्लियर लोन वॉज टेकन फॉर द पर्पज ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, देन इंटरेस्ट जो भी फ्रेश लोन पर होगा वो अलाउड हो जाएगा डिडक्शन के लिए, वो अलाउड हो जाएगा एज अ डिडक्शन, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, उसका भी डिडक्शन जो है वो मिल जाएगा। जो फ्रेश लोन पर हम इंटरेस्ट पे करेंगे उसका भी डिडक्शन मिल जाएगा, तो ये वाली बात भी ख़त्म हो जाती है। अब एक बात जो है समझ के चलो, अगर मान लो हमने लोन जो है वो इंडिया के बाहर से लिया है और उसके ऊपर आप जो है वो क्या कर रहे हो, कोई इंटरेस्ट जो आप पे कर रहे हो, तो इंटरेस्ट जो भी आपने पेड जो भी आउटसाइड इंडिया करा है उसके ऊपर आपको डिडक्शन जो है वो तभी मिलेगा अगर आपने उसका टीडीएस जो है वो काटा है। तो अगर आपने उसका टीडीएस जो है वो काटा है तभी जाकर आपको उसका डिडक्शन जो है वो अलाउड होगा। तो इंटरेस्ट पेड आउटसाइड इंडिया, उसका डिडक्शन कब अलाउड नहीं होगा, अगर आपने टीडीएस डिडक्ट नहीं करा है तो कोई भी डिडक्शन अलाउड नहीं होगा। अगर आपने टीडीएस नहीं काटा है तो अलाउड कब होगा, अगर आपने टीडीएस काटा है तो आपको टीडीएस काट के जो है वो गवर्नमेंट को जमा कराना है। तो मतलब केस क्या बन जाता है, अगर आपने टीडीएस नहीं काटा या फिर काटा और गवर्नमेंट को जमा नहीं कराया तो उस केस के अंदर आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन जो है वो नहीं मिलेगा। अब एक नया अब एक जो है वो कॉन्सेप्ट आ जाता है, जो कि कौन सा है, अब एक कॉन्सेप्ट आ जाता है प्री कंस्ट्रक्शन या फिर एक्विजिशन इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट आ जाता है। सबसे पहले एक बात समझो, जिस साल में जो है वो हाउस प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन हुआ उसी साल में वो हाउस प्रॉपर्टी बनी, उससे पहले तो वो हाउस प्रॉपर्टी थी ही नहीं। तो बेसिकली जिस साल में जो है वो हाउस प्रॉपर्टी जो कंस्ट्रक्ट हुई उसी साल में तो वो हाउस प्रॉपर्टी आई। क्या उससे पहले वो हाउस प्रॉपर्टी थी? नहीं, उससे पहले तो वो हाउस प्रॉपर्टी थी ही नहीं। तो आप समझ के चलो कि जिस साल में जो है वो कंस्ट्रक्शन जो है वो हमारा कंप्लीट हुआ उससे पिछले वाले जितने भी पीरियड का इंटरेस्ट होगा उस इंटरेस्ट को हम क्या बोलते हैं, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट भी बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, उसे प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट भी जो है वो बोलते हैं। सो प्री कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है कि कोई भी इंटरेस्ट जो भी पेड करा है बिफोर द ईयर इन विच द कंस्ट्रक्शन वॉज कम्प्लीटेड, उससे पहले जो भी इंटरेस्ट पे किया है उसे प्री कंस्ट्रक्शन जो है वो इंटरेस्ट भी बोलते हैं। जैसे मैं आपके सामने एग्जांपल लेके चलता हूँ, अगर मान लो जो कंस्ट्रक्शन है वो कभी भी 2021 के अंदर कभी भी जो हमारा जो है वो कंस्ट्रक्शन जो है वो कंप्लीट हुआ, तो जो हमारा 31 मार्च 2020 से पहले वाला जो भी इंटरेस्ट है उसे क्या बोलते हैं, हम प्री कंस्ट्रक्शन जो है वो इंटरेस्ट भी बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, प्री कंस्ट्रक्शन या फिर एक्विजिशन इंटरेस्ट भी जो है वो बोलते हैं। अब क्वेश्चन आ जाता है कि क्या प्री कंस्ट्रक्शन जो इंटरेस्ट होता है, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट होता है, क्या उसका डिडक्शन मिल जाता है? द आंसर इज यस, उसका भी डिडक्शन जो है वो मिल जाता है। बेसिकली जो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट होता है वो हमारे को अलाउड हो जाता है 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में अलाउड हो जाता है, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में अलाउड हो जाता है, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में अलाउड हो जाता है। अब कहाँ से जो है वो हम जो है वो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में से कंप्लीट कर सकते हैं, तो जिस साल हमारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है वहाँ से 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में हमारे को उसका डिडक्शन जो है वो अलाउड हो जाता है। तो वहाँ से जब से कंस्ट्रक्शन जो है वो कंप्लीट हुआ है वहाँ से 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में जो है वो उसका डिडक्शन जो है वो अलाउड हो जाता है। अब सपोज करके चलो हमारा जो कंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीट हो जाता है 2021 से 2021 में, तो हमारे को जो है वो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट होगा वो हमारे को जो है वो मिल जाएगा। तो बेसिकली आपको जो भी 31 मार्च 2020 तक का जो भी इंटरेस्ट होगा उसका आपको डिडक्शन मिल जाएगा। अब एक बात समझ के चलो, यहाँ पर जो मैंने अभी आपको ये सारी चीज़ें जो बताई वो सारी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड बताई, प्री कंस्ट्रक्शन रिलेटेड इंटरेस्ट, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट के बारे में बताया। बट ऐसा भी हो सकता है प्री एक्विजिशन पीरियड इंटरेस्ट भी हो सकता है। जैसे मान के चलो मैंने 1 जनवरी 2020 को लोन लिया, किस लिए लिया, हाउस को परचेज़ करने के लिए लिया। और मैंने जो अपना हाउस है वो कब जो है वो परचेज़ करा, मैंने अपना हाउस जो है वो परचेज़ करा मान के चलो जो है वो अगस्त जो है वो 2020 के अंदर मैंने अपना हाउस परचेज़ करा। अब एक बात समझो, अगस्त 2020 है तो मतलब जो 2021 का इंटरेस्ट होगा वो तो हमारे को अलाउड हो ही जाएगा। बट एक बात समझो, जो 31 मार्च 2020 तक का जो भी इंटरेस्ट है, जो बेसिकली 1 जनवरी 2020 से लेकर जो भी 31 मार्च 2020 तक का इंटरेस्ट होगा, जो भी 1 जनवरी 2020 से 31 मार्च 2020 तक का जो इंटरेस्ट होगा उसे क्या बोला जाएगा, उसे प्री एक्विजिशन पीरियड इंटरेस्ट भी जो है बोला जाएगा। उसे क्या बोला जाएगा, प्री एक्विजिशन पीरियड इंटरेस्ट भी जो है वो बोला जाता है। और ये जो प्री एक्विजिशन पीरियड इंटरेस्ट होगा ये भी आपको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में अलाउड हो जाता है, ये भी आपको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में अलाउड हो जाता है। कहाँ से,
फ्रॉम द ईयर जब से जो है वो आपने परचेज करा है। आपने परचेज जो है वो कब करा, 2021 में किया है, तो 2021 से आपको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में ये इंटरेस्ट आपको अलाउड हो जाएगा। इसके बाद जो है वो अनरियलाइज रेंट है। अनरियलाइज रेंट की मैंने जो चारों कंडीशन जो है वो ऑलरेडी डिस्कस कर ही दी हैं कि टेनेंसी जो है वो बोनाफाइड होनी चाहिए, टेनेंट जो है शुड नॉट वेकेटेड दैट हाउस प्रॉपर्टी, वो जो टेनेंट है शुड नॉट ऑक्यूपाई एनी अदर हाउस प्रॉपर्टी ऑफ द सेम असेसी, और रीजनेबल स्टेप जो है वो लिए होने चाहिए फॉर रिकवरी ऑफ अनरियलाइज रेंट। रीजनेबल स्टेप जो है वो लिए होने चाहिए फॉर रिकवरी ऑफ अनरियलाइज रेंट। तो बेसिकली ये शुड नॉट नहीं, शुड है, रीजनेबल स्टेप्स जो हैं शुड हैव बीन टेकन फॉर रिकवरी ऑफ अनरियलाइज रेंट। इसके बाद आ जाता है हमारे पास में जो है वो अरियर्स ऑफ रेंट। इसके बाद में जो है वो क्या आ जाता है हमारे पास में, अरियर्स ऑफ रेंट। अरियर्स ऑफ रेंट मतलब अगर मान लो आपका रेंट जो है वो डिस्प्यूट के अंदर चला जाता है। मैनी टाइम्स क्या होता है कि जो रेंट है उसका जो है वो डिस्प्यूट में जो है वो चला जाता है। जैसे आप बोल रहे हो कि जो रेंट है वो जो है वो 25,000 है, और वो जो सामने वाला है वो जो है वो क्या बोल रहा है 30,000 है रेंट। तो आप बताओ कितने का जो है वो डिस्प्यूट हो गया, 5,000 का जो है वो डिस्प्यूट हो गया। तो ये जो डिस्प्यूटेबल रेंट है, क्या इसके ऊपर आप अभी टैक्स भरोगे? नहीं, टैक्स नहीं भरोगे क्योंकि अभी वो डिस्प्यूटेबल है। बट जिस साल में रिकवरी होगी उस साल में आपको जो है वो टैक्स पे करना पड़ेगा। तो जिस साल में रिकवरी होगी उस साल में आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो अब क्वेश्चन आ जाता है, अगर अनरियलाइज रेंट का या फिर अरियर्स ऑफ रेंट का रिकवरी होता है तो उस केस में क्या होगा? तो सेक्शन कौन सा लग जाता है? सेक्शन नंबर 25A लग जाता है। सबसे पहले जो है वो रूल समझो, जो भी अनरियलाइज रेंट है और जो अरियर्स ऑफ रेंट है वो टैक्सेबल किस साल में होगा? जिस साल में वो हमारे को मिलेगा उसी साल में वो टैक्सेबल होगा। तो रिकवरी इज टैक्सेबल इन द ईयर इन विच इट इज़ रिकवर्ड। जिस साल में वो रिकवर्ड होगा उस साल में वो रिकवरी जो है वो टैक्सेबल होगी। और कौन से हेड में होगी? अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी के अंदर होगी। वेदर असेसी जो है वो ओनर है अब उस प्रॉपर्टी का या फिर नहीं है उस फाइनेंशियल ईयर के अंदर। अब सवाल उठता है कितना टैक्सेबल होगा? तो टैक्सेबल ओनली 70% होगा। तो टैक्सेबल कितना होगा? ओनली 70% जो है वो अमाउंट जो है वो टैक्सेबल होगा। बेसिकली 30% का आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो मिल जाएगा। बेसिकली आपको 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा। सो अनरियलाइज रेंट एंड अरियर्स ऑफ रेंट इज टैक्सेबल इन द ईयर in which it is recovered under the head house property, whether the assessee is owner of the property or not in that financial year। और कोई भी एक्सपेंडिचर, अगर मान लो कोई भी एक्सपेंडिचर जो है वो करा है उस रिकवरी के लिए, क्या उसको कंसिडर करा जाएगा? नहीं, उसको इग्नोर कर दिया जाएगा। तो कोई भी एक्सपेंडिचर जो है वो इंकर्ड करा गया उसकी रिकवरी के लिए उसको कंसिडर नहीं करेंगे, उसको इग्नोर कर देंगे। यहाँ पर ये स्पेशल पॉइंट यहाँ पर बस यही है, अगर मान लो जो असेसी जो है वो उसका ओनर नहीं भी है, मान लो उसने वो प्रॉपर्टी बेच दी है और उसको कोई अरियर्स ऑफ रेंट जो है वो अब मिल रहा है, अरियर्स ऑफ रेंट या फिर अनरियलाइज रेंट जो है वो उसको अब मिल रहा है, तो भले ही असेसी उसका ओनर नहीं है, तब भी वो जो रिकवरी उसको मिलेगी वो टैक्सेबल हो जाएगी। भले ही उसने वो हाउस प्रॉपर्टी जो है वो सोल्ड कर दी है, भले ही मैं आज उसका ओनर नहीं हूँ, स्टिल वो जो है वो टैक्सेबल हो जाएगा। कितना टैक्सेबल हो जाएगा? 70% जो है वो टैक्सेबल हो जाएगा। रिकवरी का 70% जो है वो टैक्सेबल हो जाएगा। 30% का फ्लैट स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो आपको मिल जाएगा। तो अब जो है वो यहाँ पर हम जो है वो एग्जाम्पल समझ के चलते हैं। देखो सबसे पहला एग्जाम्पल आ जाता है, अगर मान लो अनरियलाइज रेंट जो है वो 60,000 का है, कौन से साल का? प्रीवियस ईयर 10-11 का अनरियलाइज रेंट है। अलाउड जो है वो असेसिंग ऑफिसर ने 35,000 करा है। रिकवरी जो है वो हुई है प्रीवियस ईयर 2021 के अंदर 52,000 की। तो टैक्सेबल अमाउंट जो है कितना होगा? तो जो भी हमारी रिकवरी हो गई 52,000 की रिकवरी हुई है, लेकिन पहले जो वो कितना डिसअलाउड करा था? पहले कितना डिसअलाउड हुआ था? पहले देखो 8,000 का हमारा अनरियलाइज रेंट था, जिसमें से असेसिंग ऑफिसर ने अलाउड जो है वो ओनली 35,000 का करा है। तो कितने का जो है डिसअलाउड करा था असेसिंग ऑफिसर ने? 25,000 का जो है वो डिसअलाउड करा था पहले। तो मतलब अब 25,000 जो है वो हम माइनस कर देंगे एंड हमारा टैक्सेबल अमाउंट जो है कितना हो जाएगा? 27,000 जो है वो हमारा टैक्सेबल अमाउंट, और उसके ऊपर 70% जो है वो कर देंगे। तो अब जाके क्या आ जाएगा हमारे पास में? टैक्सेबल अमाउंट। तो 27,000 का 70% हमारा टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगा। अगर मान लो हमारा अनरियलाइज रेंट है 50,000 प्रीवियस ईयर 10-11 के अंदर, डिसअलाउड जो है वो अर्लियर असेसिंग ऑफिसर ने कितना डिसअलाउड करा है? 22,000 का। रिकवरी जो है वो प्रीवियस ईयर 2020 और मतलब 2020-21 के अंदर कितना जो है वो रिकवरी हुई है? 45,000 की। तो टैक्सेबल क्या होगा? पूरा 45,000 टैक्सेबल कर देंगे? नहीं, 45,000 में से जितना जो है वो असेसिंग ऑफिसर ने डिसअलाउड कर दिया उसको आप माइनस कर दो।
जो अमाउंट आएगा उसका आप 70% कर दो तो आपका टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगा। देन आ जाता है हमारे पास में, अगर कोई भी अनरियलाइज रेंट है, अगर मान लो एक और एग्जांपल लेके चलते हैं, अगर मान लो जो अनरियलाइज रेंट है 50,000 का है प्रीवियस ईयर 10-11 के अंदर, असेसिंग ऑफिसर ने अलाउड करा था 20,000 ही, रिकवरी हुई प्रीवियस ईयर 2020-21 के अंदर 18,000 का, तो टैक्सेबल अमाउंट जो है कितना होगा, 18,000 माइनस में 20,000, क्या मतलब नेगेटिव में टैक्सेबल हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। तो इस केस में टैक्सेबल अमाउंट जो है वो क्या रहेगा, नील ही रहेगा। देखो इसके बाद जो है वो आ जाता है बाकी सारे जो खर्चे हैं, जैसे रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा है, सोसाइटी का खर्चा है, पार्किंग का कोई खर्चा है, इंश्योरेंस का कोई खर्चा है, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर का कोई खर्चा है, लिफ्ट चार्जेस हैं, क्या इनको इसका डिडक्शन मिल जाता है, नहीं, ये अलाउड नहीं होते हैं, बिकॉज 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो ऑन NAV जो है वो इनके ऊपर ऑलरेडी मिल जाती है, तो इसका जो है वो अब ये अलाउड नहीं होता है। तो बिकॉज ये सारे की चीज़ों के लिए ही हमारे को 30% डिडक्शन स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया गया है, कोई वो ऐसे ही तो थोड़ी दिया गया फ्री फंड का, वो इसी चीज़ों के लिए दिया गया है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, सोसाइटी चार्जेस, पार्किंग चार्जेस। अब आप कह रहे हो कि हमें इसका भी डिडक्शन चाहिए, नहीं मिलेगा आपको, उसका फ्लैट स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है 30% का। हम ये मान के चलते हैं कि ये 30% ही मिलेगा। अगर आप ये, अब आप ये बोलोगे हमारे को ये भी लेस करने हैं हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कंप्यूट करते टाइम, तो नहीं, बिल्कुल गलत बोल रहे हो, क्योंकि उसके लिए तो हमने आपको 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो दी थी। इसके बाद यहाँ पर ये हमारा सब कुछ खत्म हो जाता है, तो अब हम जो है वो सीखते हैं कैजुअल वैकेंसी। अब हम जो है वो कॉन्सेप्ट समझते हैं, कैजुअल वैकेंसी नहीं, कॉन्सेप्ट समझते हैं हम, वैकेंसी का कॉन्सेप्ट जो है वो समझते हैं। सबसे पहले आप समझो कि हम एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज़ हायर जो होता है वो लेते हैं। जब हमने जो है वो अभी थोड़ी देर पहले सीखा था ना कि हम जो है वो एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज़ हायर जो होता है वो लेते हैं। अब आप एक बात समझ के चलो, अगर वैकेंसी का कॉन्सेप्ट है तो एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज़ हायर वाला कॉन्सेप्ट जो है वो नहीं लगेगा। तो एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज़ हायर वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा वैकेंसी के केस के अंदर। वैकेंसी का मतलब क्या होता है, वैकेंसी का मतलब होता है घर पर ताला लगा हुआ है। वैकेंसी का मतलब क्या होता है, घर पर ताला लगा हुआ है, मतलब घर जो है वो खाली पड़ा है। अगर आप उसे खुद सेल्फ ऑक्यूपाइड बना देते हो तो उसे वैकेंसी नहीं बोलते। अगर आप उसे खुद सेल्फ ऑक्यूपाइड बना देते हो तो उसे वैकेंसी नहीं बोला जाता। वैकेंसी उसी को बोलेंगे अगर घर पर ताला लगा हुआ है। वैकेंसी उसी को बोलेंगे अगर घर पर ताला लगा हुआ है। मतलब क्या है कि घर पर ताला लगा हुआ है, मतलब वहाँ पर कोई भी रह नहीं रहा है, वहाँ पर कोई भी रह नहीं रहा है, उसी को वैकेंसी बोला जाता है, उसी को वैकेंसी बोला जाता है। जैसे मान के चलो मैंने जो है वो घर जो है वो रेंट पे दिया था, एंड 10 महीने बाद जो है वो 10 महीने तक वो रहा, एंड 10 महीने बाद वो चला गया छोड़कर, ठीक है, मतलब मेरा 2 महीने के लिए जो है वो घर खाली पड़ा है, उसे क्या बोलते हैं, उसको हम वैकेंसी बोलते हैं, उसको हम जो है वो क्या बोलते हैं, उसको हम वैकेंसी बोलते हैं। अगर मैं उस 2 मंथ के लिए मैं खुद सेल्फ, मैं जो है वो उसे यूज़ कर रहा हूँ, मैं सेल्फ ऑक्यूपाइड कर लिया मैंने उसे वैकेंसी नहीं बोलेंगे, उसे वैकेंसी नहीं बोलेंगे। वैकेंसी उसे ही बोला जाता है अगर घर पर ताला लगा है या फिर घर खाली पड़ा है, उसे ही बोला जाता है वैकेंसी। आप एक बेसिकली बात समझो, वैकेंसी के केस में आप क्या करोगे, सबसे पहले आप लिखोगे एक्सपेक्टेड रेंट। वैकेंसी के केस में आप सबसे पहले क्या लिखोगे, एक्सपेक्टेड रेंट लिखोगे। फिर क्या लिखोगे, एक्चुअल रेंट प्लस में वैकेंसी रेंट। अब समझ के चलो कि जो अगर मान लो एक्चुअल रेंट प्लस में वैकेंसी रेंट इज मोर देन और इक्वल टू एक्सपेक्टेड रेंट, इज मोर देन और इक्वल टू एक्सपेक्टेड रेंट, उस केस में क्या होगा, उस केस के अंदर आपका एक्चुअल रेंट ही आपका GAV बन जाएगा। उस केस में आपका एक्चुअल रेंट ही आपका GAV बन जाएगा। मैंने क्या बोला वो समझते हैं। सबसे पहले अगर मान लो आपका जो भी आपका एक्चुअल रेंट है प्लस में वैकेंसी रेंट है, अगर वो ज़्यादा है या इक्वल है टू द एक्सपेक्टेड रेंट, तो उस केस में एक्चुअल रेंट ही आपका GAV बन जाएगा। बट अगर मान के चलो अगर आपका एक्सपेक्टेड रेंट इज़ मोर देन एक्चुअल रेंट प्लस में जो वेकेंट रेंट है उससे ज़्यादा है अगर एक्सपेक्टेड रेंट, तो उस केस में आपका एक्सपेक्टेड रेंट जो है वो क्या बन जाएगा, वो आपका GAV बन जाएगा। तो मैंने क्या बोला वो समझो, दोबारा मैं आपको समराइज़ कर देता हूँ। अगर मान लो जब भी वैकेंसी होगी तो एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज़ हायर को आपको जो है वो GAV नहीं बनाना है, विच एवर इज़ हायर को आपको GAV नहीं बनाना है। उस केस में आप क्या करोगे, एक जगह आप लिखो एक्सपेक्टेड रेंट और एक जगह क्या लिख दो आप, एक जगह लिखो आप एक्चुअल रेंट प्लस में वेकेंट रेंट। अगर जो आपका एक्चुअल रेंट प्लस में वेकेंट रेंट है अगर वो ज़्यादा है या फिर जो वो इक्वल है एक्सपेक्टेड रेंट के, तो उस केस में जो आपका एक्चुअल रेंट है वही आपका GAV बन जाएगा।
एंड अगर मान लो आपका एक्सपेक्टेड रेंट ज़्यादा है एक्चुअल रेंट प्लस में वेकेंट रेंट थे, तो उस केस में आपका एक्सपेक्टेड रेंट जो है वो आपका जीएवी बनेगा। अब देखो हम जो है कुछ एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे अगर मान लो मंथली रेंट था 20,000 रुपये पर मंथ, एक्सपेक्टेड रेंट जो है वो क्या है 1,92,000, वैकेंसी कितने महीने की है 3 महीने की है। तो हम जो है वो वही फॉर्मूला लगाएंगे, एक जगह हम एक्सपेक्टेड रेंट लिख देंगे 1,92,000, एक जगह मैंने एक्चुअल रेंट लिख दिया और एक जगह मैंने वेकेंट रेंट लिख दिया। अब मेरा जो है वो एक्चुअल रेंट कितना है 20,000 और जो है वो 3 महीने की वैकेंसी है, तो मतलब 9 महीने का हमारा एक्चुअल रेंट हुआ। तो 20,000 इंटू में 9 1,80,000 हो गया मेरा एक्चुअल रेंट। और मेरा वेकेंट रेंट कितना हो गया 3 महीने का, तो 60,000। तो ये इन दोनों का टोटल कितना है 2,40,000। क्या ये 2,40,000 कम है या ज़्यादा है 1,92,000 से? तो ज़्यादा है। तो इस केस में जो आपका जो हमारा एक्चुअल रेंट है वही हमारा जीएवी बन जाएगा। अगर मान लो एक और एग्जांपल जो है वो लेकर चलते हैं। अगर मान लो मेरा मंथली रेंट है 3,000 पर मंथ, मेरा एक्सपेक्टेड रेंट है मेरा 1,95,000, वैकेंसी जो है वो 2 महीने की हो जाती है। वही जो है वो लगाएंगे, एक जगह आप एक्सपेक्टेड रेंट लिख दो, आप दूसरी जगह आप एक्चुअल रेंट प्लस में वेकेंट रेंट लिखो। एक्चुअल रेंट जो है वो क्या है, एक्चुअल रेंट मतलब आपका 2 महीने खाली पड़ा था, तो मतलब 10 महीने जो है वो पूरा भरा हुआ था, तो आपको रेंट कितना मिला है 10 महीने का मिला है। तो आपका एक्चुअल रेंट जो है वो कितना हो गया 3,000 इंटू में 10 30,000, और वेकेंट रेंट जो है कितना हो गया 2 महीने का, मतलब 3,000 इंटू में 2 6,000। अभी 36,000 जो है वो इससे कम है या ज़्यादा है? वो जो है वो कम है, और ये चीज़ ज़्यादा है 1,95,000 36,000 से। तो इस केस में ये जो 1,95,000 मतलब ये जो एक्सपेक्टेड रेंट है यही आपका क्या बन जाएगा जीएवी बन जाएगा। इस केस में यही आपका जीएवी बन जाएगा। अब एक और एग्जांपल जो है वो मैं लेके हम चलते हैं। अगर मान लो एक्सपेक्टेड रेंट है आपका 3 लाख, मंथली रेंट है आपका 25,000 पर मंथ, वैकेंसी जो है वो हो जाती है 3 महीने की। तो वही है, अब हम एक्सपेक्टेड रेंट यहाँ पे एक जगह एक्सपेक्टेड रेंट लिख लो और एक जगह आप एक्चुअल रेंट प्लस में वेकेंट रेंट लिख लो। आपका एक्सपेक्टेड रेंट जो है वो कितना है 3 लाख है, लिख दिया। एक्चुअल रेंट है 3 महीने वैकेंसी है, तो 9 महीने का आपको रेंट मिलेगा। तो 25,000 इंटू में 9 2,25,000 आ गया। वेकेंट रेंट जो है कितने महीने का होगा 3 महीने का, तो 25,000 इंटू में 3 75,000। अब ये इन दोनों का टोटल कितना आ रहा है जो है वो 2,25,000 प्लस में 75,000 3 लाख, तो दोनों जगह 3 लाख हो गया। तो मतलब ये जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू ये वाली बात बन गई। तो इस केस में एक्चुअल रेंट ही हमारा क्या बन जाएगा जीएवी बन जाएगा। इस केस में हमारा एक्चुअल रेंट ही हमारा क्या बन जाएगा जीएवी बन जाएगा। इसके बाद में हम समझते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टली लेट आउट प्रॉपर्टी एरिया वाइज। ये कॉन्सेप्ट हम सीखते हैं। देखो बहुत बार ऐसा हो सकता है आपके जो प्रॉपर्टी है उसमें से जो है वो कुछ एरिया जो है वो लेट आउट है एंड कुछ एरिया जो है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है। बहुत बार ऐसा हो सकता है कि आपकी जो हाउस प्रॉपर्टी है उसके अंदर से कुछ एरिया जो है वो लेट आउट है एंड कुछ एरिया जो है वो क्या है सेल्फ ऑक्यूपाइड है। तो उस केस में आप जो है वो जो लेट आउट प्रॉपर्टी वाला एरिया उसे क्या आप मान लो एलओपी मान लो, उसे आप एलओपी मान लो। और जो सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला एरिया उसे आप एसओपी मान लो। और जो सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला पोर्शन है उसे आप एसओपी मान लो। तो जैसे मान लो कोई पर्सन है उसके पास में जो है वो कोई हाउस प्रॉपर्टी है, उसने कुछ हाउस प्रॉपर्टी जो है वो भाड़े पे दे दी है एंड कुछ वो हाउस प्रॉपर्टी को वो सेल्फ ऑक्यूपाइड कर रखा है। तो जो उसने जो भाड़े पे दे दी है उसे वो जो है वो क्या मानेगा, उसे वो एलओपी मानेगा। एंड जो उसने सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन है उसे वो क्या माना जाएगा, उसे एसओपी माना जाएगा। अब मैं 2 कॉलम बनाऊंगा, एक जो है वो बनाऊंगा मैं एलओपी का और एक बनाऊंगा मैं एसओपी का। अब इस केस में क्या होगा, जो हमारी जो म्यूनिसिपल वैल्यू होगी वो तो हमारी पूरी की पूरी हाउस प्रॉपर्टी की होगी। ऐसे ही हमारा जो है फेयर रेंट होगा, स्टैंडर्ड रेंट है, म्यूनिसिपल टैक्सेस है, इंटरेस्ट ऑन लोन है, इसे डिवाइड करा जाएगा एसओपी के अंदर और एलओपी के अंदर एरिया बेसिस पर। तो एरिया बेसिस पर आप इसे एलओपी और एसओपी के अंदर डिवाइड करोगे। बट आप एक बात जो है वो ध्यान में रखना, आप एक्चुअल रेंट को कभी डिवाइड मत करना। एक्चुअल रेंट को आप कभी डिवाइड मत करना, बिकॉज एक्चुअल रेंट जो है वो हमेशा जो है किसके लिए होता है एलओपी के लिए होता है। सिंस एक्चुअल जो रेंट है वो हमेशा लेट आउट पार्ट के लिए ही रहेगा, वो सेल्फ ऑक्यूपाइड पार्ट के लिए थोड़ी एक्चुअल रेंट होता है। तो एक्चुअल रेंट को कभी भी आपको डिवाइड नहीं करना है, इलॉजिकल सी बात बन जाएगी। तो एक्चुअल रेंट जो है वो ऑलवेज जो है वो एलओपी के लिए ही रहता है, तो उसे जो है वो हम जो है वो डिवाइड नहीं करेंगे। इसके बाद में हमारे पास में अगला कॉन्सेप्ट आ जाता है पार्टली लेट आउट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट आ जाता है। अगला कॉन्सेप्ट आ जाता है हमारे पास में पार्टली लेट आउट प्रॉपर्टी अगर कोई टाइम वाइज है। अब एक बात समझ के चलो, अब मान लो ऐसा भी हो सकता है कि आपने जो है वो हाउस प्रॉपर्टी कुछ टाइम के लिए जो है वो कुछ टाइम के लिए जो है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है और कुछ टाइम के लिए आपने उसे भाड़े पे दे दिया है। कुछ टाइम के लिए वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है एंड कुछ टाइम के लिए आपने उसे भाड़े पे दे दिया है।
जैसे मान के चलो 8 मंथ के लिए जो है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड था एंड 4 मंथ के लिए जो है वो क्या है, 8 मंथ के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड 4 मंथ के लिए लेट आउट है। तो क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन ये अराइज होता है कि उस केस के अंदर क्या करेंगे। देखो उस केस के अंदर उसे जो है वो हम LOP ही मानेंगे, उसे हम जो है वो लेट आउट ही मानेंगे। उस केस में हम उसे LOP ही मानेंगे, लेट आउट मानेंगे। अगर मैंने प्रॉपर्टी को लेट आउट कर दिया सिंगल डे के लिए भी, तब भी उस प्रॉपर्टी को जो है वो LOP ही माना जाएगा। अगर मैंने जो है उसे LOP जो है वो मैंने उसे लेट आउट कर दिया एक दिन के लिए एंड उसे सेल्फ ऑक्यूपाइड करा 300 बाकी के जो दिन है, तो उस केस के अंदर भी हमारी प्रॉपर्टी जो है वो LOP ही मानी जाएगी। तो उस केस में ये स्टैंडर्ड रेंट, म्यूनिसिपल वैल्यू, ये सारी की सारी जो है वो आएंगी और एक्चुअल रेंट ऑब्वियसली वो एक ही दिन का आएगा। अब हमारे पास में अगला कॉन्सेप्ट आ जाता है, अगर मान लो असेसी के पास में 2 से ज़्यादा SOP हैं। अगर असेसी के पास में जो है वो 2 से ज़्यादा SOP हैं, मान लो असेसी उसके पास में 3 SOP हैं, अगर असेसी के पास मान के चलो 3 SOP हैं, तो उस केस के अंदर मैं जो 2 SOP होंगी उसे जो है वो क्या मानूँ, 2 जो प्रॉपर्टीज़ होंगी, 2 को जो है वो मैं 2 को मैं SOP मानूंगा एंड बाकी को मैं जो है वो क्या मानूंगा, DLOP मानूंगा। बाकी को क्या मानूंगा, रिमेनिंग को मैं DLOP मानूंगा। अब मैं जो कैसे डिसाइड करूंगा कि कौन सा मुझे जो है वो SOP मानना है एंड कौन सा जो है मुझे DLOP मानना है। मैं इस केस के अंदर क्वेश्चन को जो है वो तीन बार सॉल्व करूंगा। हाउस प्रॉपर्टी 1 को SOP लूंगा, हाउस प्रॉपर्टी 2 को जो है वो SOP लूंगा एंड हाउस प्रॉपर्टी 3 को जो है वो DLOP लूंगा। दूसरी सिचुएशन के अंदर मैं जो है वो फर्स्ट हाउस को जो है वो SOP, सेकंड हाउस प्रॉपर्टी को जो है मैं DLOP एंड थर्ड हाउस प्रॉपर्टी को जो है वो मैं SOP मानूंगा। तीसरी सिचुएशन के अंदर मैं फर्स्ट हाउस प्रॉपर्टी को DLOP, सेकंड हाउस प्रॉपर्टी को जो है वो मैं SOP लूँगा एंड थर्ड हाउस प्रॉपर्टी को भी जो है मैं क्या लूँगा, SOP लूँगा। तो ऐसे करके मैं 3 सिचुएशंस के अंदर जो है 3 सिचुएशन सॉल्व करूँगा एंड जिसके अंदर मेरी इनकम सबसे कम आएगी, जिस सिचुएशन के अंदर मेरी सबसे कम इनकम आएगी, वो मैं जो है वो ऑप्शन मैं ले लूँगा। अब एक बात समझना, अगला कॉन्सेप्ट आ जाता है जॉइंट ओनरशिप का। अगला कॉन्सेप्ट आ जाता है हमारे पास में कॉन्सेप्ट जॉइंट ओनरशिप का। ओनरशिप का मतलब क्या है कि अगर किसी हाउस प्रॉपर्टी में एक से ज़्यादा ओनर है तो उसे क्या बोला जाता है, जॉइंट ओनरशिप भी जो है वो बोला जाता है। सो क्वेश्चन को आप सबसे पहले ऐसे सॉल्व करो कि जॉइंट ओनरशिप का जो है वो ये एक सवाल ही नहीं है। सबसे पहले क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करो जैसे ये जॉइंट ओनरशिप का सवाल ही नहीं है। उसके बाद में आपकी जो भी लास्ट में इनकम आती है, जो भी लास्ट में जो इनकम आएगी उसको जो है वो ओनर्स में बांट दो इन देयर ओनरशिप रेशियो। लास्ट में जो भी इनकम आएगी उसे ओनर्स के अंदर डिवाइड कर दो ओनरशिप रेशियो में। सो जो भी उनकी ओनरशिप रेशियो है उस ओनरशिप रेशियो के अंदर जो है वो आप उसको जो है वो क्या कर दो, उसको जो है वो इनकम को जो है वो क्या कर दो, अपोर्शनड कर दो। बट एक बात आप जो है वो ध्यान में रखना, जॉइंट ओनरशिप के केस में, जो SOP के केस में आप जो इंटरेस्ट का डिडक्शन लेते हो उसमें जो लिमिट होता है ना 30,000 या फिर जो है वो 2 लाख, उसे मल्टीप्लाई कर दिया जाता है नंबर ऑफ को ओनर से। सो मैंने क्या बोला कि जो SOP होता है उस केस के अंदर, जॉइंट ओनरशिप के अंदर अगर प्रॉपर्टी जो है वो SOP है तो उस केस के अंदर वो जो लिमिट होता है ना इंटरेस्ट ऑन लोन का 30,000 या फिर 2 लाख, उसे जो है वो मल्टीप्लाई कर दिया जाता है नंबर ऑफ को ओनर से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। उसे जो है मल्टीप्लाई कर दिया जाता है नंबर ऑफ को ओनर से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो आप एक बात समझ के चलो, अगर मान लो 2 को ओनर हैं तो वहाँ पर लिमिट जो है 30,000 की जगह 60,000 हो जाएगी एंड 2 लाख की जगह 4 लाख जो है वो हो जाएगी। अगर मान लो 3 ओनर्स हैं, अगर मान के चलो जो है वो 3 ओनर्स हैं, अगर जो है वो 3 ओनर्स होंगे तो उस केस के अंदर जो है वो क्या हो जाएगा, अगर 3 ओनर्स होंगे तो उस केस में लिमिट जो है वो क्या हो जाएगी, 30,000 की 90,000 एंड जो है वो 2 लाख की कितनी हो जाएगी, 6 लाख जो है वो हो जाएगी। उस केस में जो है वो ये जो है वो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम नंबर ऑफ को ओनर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। इट सिंपली मीन्स कि जो इंटरेस्ट ऑन लोन है उसे जो है वो क्या कर दिया जाएगा, SOP के केस में मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। ये जो 30,000 और 2 लाख है इसे मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा नंबर ऑफ को ओनर से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। इसके बाद में अगला कॉन्सेप्ट आ जाता है कंपोजिट रेंट का, जो है वो कॉन्सेप्ट आ जाता है। देखो कंपोजिट रेंट का मतलब है, अगर मान लो आपने हाउस प्रॉपर्टी के साथ में कोई और जो है वो प्रॉपर्टी भी जो है भाड़े पे दे दिया, कुछ और अदर एसेट्स वगैरह हैं उसको भी भाड़े पे दे दिया है। सो हाउस प्रॉपर्टी के साथ में आपने फर्नीचर भी भाड़े पे दे दिया, आपने जो है वो फ्रिज, टीवी, ये सारी की सारी चीज़ें भी भाड़े पे दे दी हैं, तो आपने अदर एसेट्स भी जो है वो भाड़े पे दे दी हैं। तो इस केस में जो है वो 2 चीज़ें आ जाती हैं, क्या जो है वो अग्रीमेंट जो है वो हमारे पास में सेपरेबल है या नहीं है। अगर एग्रीमेंट जो है वो सेपरेबल है
अब क्वेश्चन आ जाता है कि सेपरेबल का मीनिंग क्या है। सेपरेबल का मीनिंग ये है कि वो जो एग्रीमेंट है उसके अंदर लिखा हुआ है कि हाउस प्रॉपर्टी का रेंट कितना है और अदर एसेट का रेंट कितना है। अगर एग्रीमेंट में जो है वो लिखा हुआ है, बाइफोकेशन लिखा हुआ है कि हाउस प्रॉपर्टी का रेंट कितना है और अदर एसेट का रेंट कितना है, तो हाउस प्रॉपर्टी का रेंट होगा वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जो है टैक्सेबल होगा, और अदर एसेट का जो रेंट होगा वो IFOS या फिर PGBP के अंदर जो है वो टैक्सेबल होगा। अब ये कैसे जो है वो टैक्सेबल होगा IFOS के अंदर और जो है वो PGBP के अंदर, वो जो है वो डिपेंड कर जाता है फैक्ट टू फैक्ट बेसिस के ऊपर जो है वो डिपेंड कर जाता है कि वो IFOS के अंदर टैक्सेबल होगा या फिर PGBP के अंदर टैक्सेबल होगा। तो मैंने बेसिकली क्या बात बोली है कि अगर अग्रीमेंट सेपरेबल है, एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि हाउस प्रॉपर्टी का रेंट कितना है और अदर एसेट का रेंट कितना है, तो जो हाउस प्रॉपर्टी का रेंट होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा इनकम फ्रॉम जो है वो हाउस प्रॉपर्टी के अंदर टैक्सेबल हो जाएगा जो हाउस प्रॉपर्टी का रेंट होगा, और जो अदर एसेट का रेंट होगा वो IFOS या फिर PGBP के अंदर जो है वो टैक्सेबल हो जाएगा। बट अब हम अगले सिचुएशन पर चलते हैं जहाँ पर एग्रीमेंट जो है वो सेपरेबल नहीं है। अगर जो है वो एग्रीमेंट सेपरेबल नहीं है तो उस केस में टोटल रेंट जो होगा वो टोटल रेंट जो है वो टैक्सेबल हो जाएगा IFOS या फिर PGBP के अंदर टैक्सेबल हो जाएगा। तो उस केस में टोटल रेंट जो है वो टैक्सेबल हो जाएगा IFOS या फिर PGBP के अंदर टैक्सेबल हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल आ जाता है होटल वगैरह। क्या होटल वगैरह के अंदर जो है वो एग्रीमेंट जो है सेपरेबल होता है या नहीं होता है? द आंसर इज़ नो। वहाँ पर जो है वो आपको अदर एसेट भी जो है वो मिलते हैं। तो वहाँ पर आपको अदर एसेट भी मिलते हैं एंड प्रॉपर्टी भी मिलती है। तो वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर एग्रीमेंट जो है सेपरेबल नहीं होता है, तो वहाँ पर जो टोटल रेंट होता है वो टैक्सेबल हो जाता है IFOS या फिर PGBP, डिपेंड ऑन द फैक्ट टू फैक्ट बेसिस। अब बहुत सारे जो है वो क्या करा, होटल वालों ने जो है वो क्या करना चालू कर दिया था, बहुत सारे होटल वालों ने जो है वो सेपरेबल करने लग गए थे, हाउस प्रॉपर्टी को अलग और अदर एसेट को अलग अलग सेपरेबल जो है वो करने लग गए थे। बट अगर मान लो जो है वो लॉ मेकर ने जो है वो ये चीज़ इंट्रोड्यूस करी, अगर लॉ मेकर ने कहा कि अगर मान लो जो है वो फिजिबल ही नहीं है दोनों चीज़ों को अलग करना, दोनों चीज़ों को अलग करना फिजिबल ही नहीं है, मतलब अदर एसेट के बिना जो है वो उस प्रॉपर्टी को लेट आउट करना पॉसिबल ही नहीं है। एक बात आप खुद ही बताओ, क्या जो है वो होटल का जो रूम है, क्या उसे अदर एसेट्स के बिना लेट आउट करना पॉसिबल है? द आंसर इज नो। तो उस केस के अंदर जो है टोटल रेंट जो है वो टैक्सेबल किसके अंदर हो जाएगा? IFOS के अंदर जो है वो टैक्सेबल हो जाएगा या PGBP के अंदर टैक्सेबल हो जाएगा। इवन आपका एग्रीमेंट सेपरेबल है तब भी। देखो आप ये समझ के चलो, अगर मान लो अदर एसेट के बिना उस प्रॉपर्टी को लेट आउट करना पॉसिबल ही नहीं है, तो टोटल रेंट जो होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा अंडर IFOS या फिर PGBP के अंदर जो है वो टैक्सेबल हो जाएगा, डिपेंड अपॉन फैक्ट टू फैक्ट बेसिस के बेसिस पर वो जो है वो हो जाएगा। इसके बाद में हमारे पास में अगला कॉन्सेप्ट आ जाता है डीम्ड ओनर। डीम्ड ओनर का मतलब क्या होता है? डीम्ड ओनर का क्या मतलब होता है? देखो मैंने आपको जो है शुरुआत में ही समझाया था कि हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर इनकम तभी आती है अगर आप उस हाउस प्रॉपर्टी के ओनर हो। अब यहाँ पर जो है वो एक कॉन्सेप्ट आ जाता है डीम्ड ओनर का, मतलब आप अगर मान लो हाउस प्रॉपर्टी के ओनर नहीं भी हो तब भी आपको हाउस प्रॉपर्टी का ओनर मान लिया जाएगा। अब वो कौन से सिचुएशंस आ जाते हैं जहाँ पर आपको जो है वो डीम्ड ओनर मान लिया जाएगा, वो हम सीखते हैं। सबसे पहले आ जाता है, अगर मैंने मान लो अपने स्पाउस को जो है वो कोई हाउस प्रॉपर्टी जो है ट्रांसफ़र कर दिया है, मान लो मैंने अपने स्पाउस को जो है वो कोई हाउस प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफ़र कर दी है, और जो ट्रांसफ़र करी है वो विदाउट कंसिडरेशन ट्रांसफ़र करी है, जो ट्रांसफ़र करी है विदाउट कंसिडरेशन ट्रांसफ़र करी है या फिर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में ट्रांसफ़र करी है, तो समझो मेरी बात को, अगर मान लो कोई इंडिविजुअल है उसने ट्रांसफ़र कर दिया हाउस प्रॉपर्टी हिज और हर स्पाउस को फॉर विदाउट कंसिडरेशन या फिर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, तो उसी इंडिविजुअल को ही जो है वो क्या माना जाएगा? डीम्ड ओनर माना जाएगा, भले ही रजिस्टर्ड ओनर जो है वो उसकी स्पाउस है, भले ही रजिस्टर्ड ओनर जो है वो मतलब उसकी स्पाउस है। अब वो जो है वो हिज और हर जो भी डिपेंड कर जाता है, कुछ भी हो सकती है स्पाउस, अगर और जो है इंडिविजुअल भी जो है वो हिज और मतलब वो जो है वो मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन जो है वो इंडिविजुअल क्या है, स्पाउस भी जो है वो हो जाएगी, या तो वो मेल या फीमेल, वो जो है डिपेंड कर जाएगी। समझ रहे हो ना आप बात को, कि जो है वो स्पाउस जो है वो मेल भी हो सकता है, स्पाउस जो है वो फीमेल भी हो सकती है, डिपेंड अपॉन की जो है वो पर्सन क्या है। पर्सन अगर मेल है तो स्पाउस फीमेल, पर्सन और जो है वो जो इंडिविजुअल है वो फीमेल है और उसने किसी स्पाउस को ट्रांसफ़र करा है तो स्पाउस जो है वो उस केस में क्या होगा? मेल। तो उस केस के अंदर फैक्ट ऑफ द केस क्या है? फैक्ट वाली बात यही है, अगर इंडिविजुअल ने ट्रांसफ़र कर दिया कोई हाउस प्रॉपर्टी हिज और हर स्पाउस को विदाउट कंसिडरेशन या फिर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन के अंदर, तो वो जो इंडिविजुअल जिसने वो ट्रांसफ़र करी है उसी को डीम्ड ओनर मान लिया जाएगा। तो वो जो इंडिविजुअल है उसके हैंड में जो है वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आ जाएगी। बट अगर मान लो कोई भी जो है वो ट्रांसफ़र करा गया है, वो जो ट्रांसफ़र करा गया है वो करा गया है इन कनेक्शन विद
एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, मतलब हमने जो वो करा था लिव अपार्ट के लिए, इन कनेक्शन ऑफ लिव अपार्ट के बेसिस पर, इन कनेक्शन विद लिव अपार्ट पर करा है अगर मैंने कोई भी ट्रांसफ़र। अब इन कनेक्शन ऑफ लिव अपार्ट का मतलब क्या है कि जो इंडिविजुअल और जो स्पाउस है वो उन दोनों के बीच में डाइवोर्स वगैरह नहीं हुआ है, वो दोनों अलग अलग रह रहे हैं। मतलब कि वो इंडिविजुअल अलग रह रहा है और जो स्पाउस है वो अलग रह रहे हैं। तो जो है वो, तो उस केस के अंदर जो है वो उसे, जो इंडिविजुअल है उसे डीम्ड ओनर नहीं माना जाएगा। इसके बाद में हम सेकंड केस जो है वो समझते हैं। अगर मान लो कोई इंडिविजुअल है, उसने कोई हाउस प्रॉपर्टी अपने माइनर चाइल्ड को जो है वो ट्रांसफ़र कर दी है फॉर विदाउट कंसिडरेशन या फिर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में ट्रांसफ़र कर दी है, लेकिन माइनर मैरिड डॉटर को छोड़ के, तो किसी भी माइनर चाइल्ड को जो है वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करी है अदर देन माइनर मैरिड डॉटर, और इनएडिक्वेट कंसिडरेशन या फिर जो है वो विदाउट कंसिडरेशन जो है वो ट्रांसफ़र करी है, तो इंडिविजुअल को ही जो है वो क्या माना जाएगा, डीम्ड ओनर माना जाएगा। तो बेसिकली उस केस में ट्रांसफरर ही जो है वो डीम्ड ओनर माना जाएगा। अब एक बात समझ के चलना, कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो शेयर होल्डर होते हैं वही उसके ओनर वगैरह होते हैं। मतलब शेयर होल्डर नहीं, मतलब बेसिकली जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है उसके अंदर जो रजिस्टर्ड ओनर होता है वो कौन होती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है। बट उसके अंदर शेयर होल्डर को जो है वो उसका डीम्ड ओनर जो है वो माना जाता है। फोर्थ केस आ जाता है होल्डर ऑफ द इम्पार्शिएबल शेड, मतलब अगर कोई ऐसी जो है शेड है जिसका जो है वो पार्टीशन जो है वो पॉसिबल ही नहीं है। इट मीन्स कि लॉ के हिसाब से उसका पार्टीशन पॉसिबल ही नहीं है। एंड उस केस के अंदर भी अगर आप पार्टीशन जो है वो कर लेते हो तो उस केस में जो मेन होल्डर होगा उस हाउस प्रॉपर्टी का वो ही जो है वो ओनर माना जाएगा। और ऐसा है जो है वो एक और केस आ जाता है, अगर मान लो जो है वो आपको 99 ईयर्स वगैरह के अंदर डीडीए वगैरह के अंदर जो फ्लैट वगैरह जो मिलते हैं, तो उस केस के अंदर भी आप जो है वो, भले ही आप जो है वो उसके लिए रजिस्टर्ड ओनर नहीं हो, बट स्टिल आप ही जो है उसके डीम्ड ओनर माने जाओगे। एंड इनकम जो है वो आप ही के हैंड में जो है वो टैक्सेबल होगी। देखो जो फाइनेंस एक्ट 19 की मैं पुरानी वाली जो वो अमेंडमेंट है वो भी आपको रिवाइज करा देता हूँ। वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि आप जो है वो आप 2 एसओपी का जो है वो आप क्या बेनिफिट जो है वो ले सकते हो। बट एक बात आप समझ के चलो, एसओपी मतलब या तो आप खुद रह रहे हो, या तो जो है वो, मतलब वो जो है वो उसके अंदर जो है वो बिज़नेस कर रहे हो, प्रोफेशन वगैरह कर रहे हो, एम्प्लॉयमेंट वगैरह कर रहे हो किसी और प्लेस पर, और कोई प्रॉपर्टी जो है वो खाली पड़ी हुई है। अगर मान लो उस जगह जहाँ पर आप जो है वो बिज़नेस प्रोफेशन वगैरह एम्प्लॉयमेंट वगैरह कर रहे हो, अगर आपका वहाँ पर कोई भी हाउस प्रॉपर्टी नहीं है, वो खाली खाली पड़ी हुई प्रॉपर्टी है, उसे भी हम जो है वो एसओपी मान लेंगे। तो एसओपी जो है किसे बोलेंगे, या तो ओनर जो है वो खुद ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है उसने, या फिर जो है वो, या तो आप जो है वो एम्प्लॉयमेंट प्रोफेशन या फिर जो है वो बिजनेस में किसी और जगह पर हो एंड वहाँ पर आपका कोई भी जो है वो कोई और अदर हाउस प्रॉपर्टी नहीं है, तो उस केस में जो आपका जो घर जो है खाली पड़ा है, तो जो घर आपका खाली पड़ा है वो आपका एसओपी मान लिया जाएगा, तो वो भी आपका एसओपी माना जाएगा। सो यहाँ पर हमारा ये जो लेक्चर है ये ख़त्म हो जाता है। सो जो है वो आई होप आपको बहुत मज़ा आया होगा। सो थैंक यू एवरीवन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना फॉर गेटिंग द लेटेस्ट नोटिफिकेशन एंड अपडेट्स। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो।